क्या भारत के अंदर जासूसी करना, किसी की पर्सनल लाइफ को इंटरफेयर करना, क्या वो लीगल है? हम हनुमान जी को बहुत मानते हैं, लेकिन उन्होंने भी एक किस्म से जासूसी की। यूएई में इन्वेस्टिगेशन करना इनलीगल है, तो वहाँ पे कोई इन्वेस्टिगेशन करता पकड़ा जाता है तो लॉ के हिसाब से उसको सजा मिलती है। तो आपके पास केस आया, आप जासूसी कर रहे हो किसी की, उसने आपको पकड़ लिया हो, ऐसा कभी हुआ आज तक? हमारा काम है जासूसी करना। जासूसी जब करनी होती है जब हमें कोई तकलीफ हो रही हो। हम पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसकी ज़रूरत क्या है, वो उस पर्सन के बारे में क्यों जानना चाहता है। तो हम किसी की लाइफ में ऐसे नहीं घुसते कि उसके बेडरूम में भी घुस जाए। एक इंसान शादी करने वाला है और वो अरेंज मैरिज कर रहा है या लव मैरिज कर रहा है, तो उसे ऐसी कौन सी 3-4 बातों का ध्यान रखना चाहिए शादी से पहले? अगर हम ट्रांसपेरेंसी से होने वाले पार्टनर को अपने बारे में सब कुछ बता देंगे तो मुझे लगता है कि फिर हम एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ऐसा केस आपके पास आया कि औरत ने पूरा मिसयूज कर दिया और लड़के को पूरा दबा दिया उसने? माइंडसेट बना हुआ है कि लड़की शादी करेगी लड़के से, अगर वो अलग होगी तो कुछ ले दे के ही अलग होगी, वो ऐसे ही अलग नहीं हो जाएगी, ऐसे ही डिवोर्स नहीं हो जाएगा। कुछ लोगों ने इसको अपना धंधा बना लिया है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है किसी केस ने आपको हिला कर रखा अंदर से कि यार ये तो कुछ ज्यादा हो गया? तो जब और गहराई से पता किया इसके बारे में तो पता चला उन्होंने दोनों कंपनियां इसलिए खोली कि कल को 2-3 करोड़ रुपए दहेज मिल सके हमें। तो सर, क्या शादी से पहले हर किसी को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए? आप अपनी लाइफ को सेव कर रहे हो तो अपनी लाइफ को सेव करने का तो सबको अधिकार है। अगर किसी के साथ साइबर अटैक हो जाता है, उसे कोई परेशान कर रहा है, कोई कहीं ना कहीं उसे मतलब कि पैसे दो हमें, तो सर वो कैसे बच सकता है इन चीज़ों से? तो इसमें 2 बातें हैं। जब कोई धोखा जाता है एक दूसरे को, पति या पत्नी या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, तो कुछ सिग्नल सर ऐसे जो लगे लोगों को यार ये तो मेरे साथ भी हो रहा है, ऐसा तो रोज ही हो रहा है मेरे साथ। हाँ, तो मैं तो जैसे पहले भी बताया कि सबसे पहले आप सामने वाले से खुल के बात करो, ट्रांसपेरेंसी से बात करो। सर, कभी तो आपके यहाँ ऐसा हुआ कि आपको किसी का केस आपके पास आया और आप उसके ना पता नहीं कर पाए, फिर आप उसके आसपास गांव में उन्हीं के गांव की तरह का आप हुलिया बना के वहाँ रहे हों? जो अतुल सुभाष का केस आया बेंगलोर वाला, आपने फिल्मों में जासूस बहुत देखे होंगे, उनकी जासूसी बहुत देखी होगी, लेकिन क्या आपने रियल लाइफ में कभी डिटेक्टिव जासूस देखे हैं क्या? हम बहुत बार कहते हैं कि किसी की ज़िंदगी में झांकना कई बार सही नहीं होता, लेकिन आज हमारे साथ जो गेस्ट बैठे हुए हैं उन्होंने दूसरों की ज़िंदगी में झांक के कई लोगों की ज़िंदगी बचाई है और कई लोगों को सही रास्ता दिखाया है। आज हम बहुत ही अलग सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं, बहुत ही सीरियस टॉपिक है जिसमें कहीं ना कहीं आपके लाइफ में भी ऐसे कुछ सवाल आज हमारे इस पॉडकास्ट में जुड़े हुए हैं जो आपके लाइफ को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ आज इंडिया के जाने माने डिटेक्टिव राहुल राय गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने 7,000 से भी ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म किया है। किसकी वजह से? जासूसी की वजह से। अब आप बोलेंगे सर जासूसी क्या होती है? आज हम सर से ही बात करेंगे, सर से ही जानेंगे। राहुल राय गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस पॉडकास्ट में। आप कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया और अपनी ऑडियंस से जुड़ने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, राहुल राय गुप्ता जी पिछले 25 सालों से भी ज़्यादा टाइम से डिटेक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प कर चुके हैं। सर, मेरा एक सवाल है आपसे। जी। जैसे जासूसी जो वर्ड है हमारे इंडिया के अंदर, आज बहुत सारे लोग जैसे हमारे परिवार में कहते हैं कि दूसरों की चुगली नहीं करनी चाहिए, दूसरों की ज़िंदगी में झांकना नहीं चाहिए, लेकिन सर आपने इसी दूसरों की ज़िंदगी में झांक के बहुत सारे लोगों की आपने ज़िंदगी बचाई है। अब मैं किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ मैं आपको बाद में बताऊँगा। सर, ये फील्ड ना थोड़ा सा अलग है, इसको एक प्रोफेशन बहुत कम लोग देखते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कि जासूस भी क्या इंडिया में होते हैं। क्योंकि जासूस वर्ड केवल उन्होंने आर्मी के अंदर सुना होता है, जो डिटेक्टिव होते हैं, जो जासूस होते हैं, जो दूसरे देशों के अंदर जाके देश की रक्षा करने का काम करते हैं। लेकिन आप सर देश के अंदर रह के देश के लोगों की मदद आप कर रहे हैं। तो सर ये प्रोफेशन ना बहुत अननोन है, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। तो सर मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, हमारे ऑडियंस जानना चाहेगी कि आप इस प्रोफेशन के अंदर आए कैसे? अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो जो हमारे मैथोलॉजिकल सीरियल्स होते हैं जैसे रामायण है, महाभारत है, तो उनको हम देखते हैं तो वहाँ पे भी जासूस होते थे। जैसे हम हनुमान जी को बहुत मानते हैं, वो राम के बहुत भगत थे, लेकिन उन्होंने भी एक किस्म से जासूसी की। जब सीता जी को रावण चुरा के लेके गया था तो उन्होंने सीता माता को ढूंढा, तो लंका में जाके तो वो भी एक किस्म की जासूसी थी। तो इसी तरीके से जब उन्होंने लंका पे चढ़ाई करनी थी या लंका के जो जासूस थे वो इधर आकर के राम जी क्या कर रहे हैं, उनकी क्या मतलब स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है युद्ध को लेकर के, तो उसमें जासूसी किया करते थे। तो उसी तरीके से जब हम उसके बाद कलयुग आया तो उसके बाद भी चाहे मुग़ल काल आया, चाहे अंग्रेज आए, चाहे चाणक्य का नाम सुना होगा, तो वो सबसे बड़े जासूस माने जाते हैं अपने समय के। तो
हर समय पे जो जासूस हैं उनका अस्तित्व रहा है और हर समय पे उन्होंने कुछ ना कुछ देश के लिए, अपने समाज के लिए अच्छे काम किए हैं। उसी तरीके से आजकल जो मॉडर्न ज़माना है, तो मॉडर्न ज़माने में हम जैसे लोग हैं जिनको फैंसी लैंग्वेज में प्राइवेट डिटेक्टिव बोलते हैं, तो हम प्राइवेट डिटेक्शन करते हैं लोगों के लिए, लोगों की लाइफ के लिए, जो उनके अनसुलझे केसेस होते हैं, ऐसे सिविल केसेस होते हैं यहाँ पे वो पुलिस की मदद नहीं ले सकते, चाहे वो पर्सनल केसेस हों, कॉर्पोरेट केसेस हों, तो वहाँ पे हम उनकी मदद करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उनकी लाइफ को सेव कर सकें। तो सर आप इस फील्ड में कैसे आए, क्योंकि बहुत अननोन फील्ड है, क्योंकि जी, मैंने जी। आपके पिछले पॉडकास्ट में सुना कि आप इसमें थोड़ा एक्सीडेंटली आ गए थे। जी, जी, जी। जी, तो वो सिर्फ क्या है कहानी? तो 95 में मैं पंजाब में पैदा हुआ, हरियाणा में पला बड़ा और उसके बाद मैं दिल्ली आ गया 95 में। तो मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में, जो करना चाहता था वो नहीं कर पाया। तो मैं उस समय उपन्यास पढ़ा करता था वेद प्रकाश शर्मा जी के, और उसमें जासूसों का किरदार बहुत मतलब अच्छा माना जाता था और उसमें जो उनके किरदार थे, जो हीरो होते थे, वो जासूसी करते थे, मर्डर का केस सॉल्व कर रहे हैं, चोरी का केस सॉल्व कर रहे हैं, कोई इस तरीके के जो क्राइम होते हैं उनका केस सॉल्व करें। तो हम बड़े फैसिनेट होते थे उनको देख कर के, पढ़ के, कि ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और इसमें लोगों को हेल्प भी मिलती है और ये अपना एक कैरियर भी बिल्ड कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम भी इस तरीके से कुछ करें। तो उसी तरीके से मुझे मौका मिला, जब मेरा पहला जो एक ड्रीम था वो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो फिर मुझे मौका मिला कि मैं इस प्रोफेशन में कुछ काम करूं। तो इस तरीके से मैंने एंट्री किया इस प्रोफेशन में। यानी कि सर आपको पता नहीं था इसके बारे में, लेकिन फिर भी आप अननोन तरीके से इसमें कहीं ना कहीं पहुंच गए थे, क्योंकि आपने बताया था दिल्ली में आप थे। तो मैं आपके ना थोड़ा सा मैं स्टोरी को गहरा करना चाहूँगा। आपने कहा कि दिल्ली जब मैं आया था तो मुझे काम नहीं मिल रहा था। जी, जी। तो है ना, मुझे किसी ने जो है इन्फॉर्म किया कि ये काम भी है कि आप कर सकते हो, शायद उसके लिए आपको सैलरी भी नहीं दी थी, बाद में आपको सैलरी भी करी। जी, जी। जी, तो सर तो वो थोड़ा उसमें सा क्या था कि मैं सिंगर बनना चाहता था, गज़ल लिखता था। तो मुझे लगता था कि मैं जो गज़ल लिखता हूँ उसको मैं गाऊँ भी अपनी आवाज़ में। लेकिन हर बंदा जो है उसका ज़रूरी नहीं कि गला उस हिसाब से हो, क्योंकि जो आवाज़ होती है वो हमें बाद में समझ आया कि गॉड गिफ्टेड होती है। तो अगर आपको ऊपर वाले ने उस कला से नवाजा है तभी आप उसमें कुछ कर सकते हो। आप अपनी कला को निखार तो सकते हो, लेकिन उसको पैदा करना बड़ा मुश्किल है। हालांकि कुछ लोग करते भी हैं ऐसा। तो मेरे जो गुरु थे उसमें गांधीराम महाविद्यालय में, तो उन्होंने मुझे बोला भी था कि आपको 16-17 साल लग सकते हैं, 15 साल लग सकते हैं। तो मुझे लगा कि इतना टाइम मेरे पास नहीं है शायद, तो मैं इतना नहीं टाइम लगा सकता, तो मुझे जल्दी सफलता चाहिए। तो इसलिए फिर मुझे लगा कि नहीं, ये प्रोफेशन शायद मेरे लिए नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत आराम से, बड़े प्यार से समझाया कि आपका जो गला है वो उस लायक नहीं है कि आप गायकी कर पाओ। तो मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं लिखता अच्छा हूँ या मैं लिखता हूँ तो मुझे उसी तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन लेखन उस समय बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं था, ऐसा नहीं था कि आप उससे मतलब राइटिंग करके पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मुझे इस प्रोफेशन में एक्सीडेंटली मैं आया। और क्योंकि ये मैंने जैसे बताया मैं उपन्यास पढ़ता था, तो उपन्यास में हम फैसिनेट होते थे उन कैरेक्टर्स को लेकर के, जो हीरो होते थे उसके। तो हमें लगा कि ये प्रोफेशन भी अच्छा हो सकता है। तो मेरे साथ एक अच्छी चीज़ हमेशा क्या रही कि मैं जब भी घर से बाहर निकला तो मैं पॉजिटिव रहा अपने कैरियर को लेकर के, अपनी मतलब जो ड्रीम्स देखे उनको लेके पॉजिटिव रहा। मैंने कभी अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं आनी दी, जो आज तक बरकरार है कि मैं पॉजिटिव होकर सोचता हूँ। मुझे लगता है कि ट्राई तो कर लेना चाहिए। तो अगर हम ट्राई नहीं करेंगे तो ये आपकी ऑडियंस के लिए भी है कि अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो एटलीस्ट उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो उसके लिए रिसर्च कर सकते हैं, उसके ऊपर जानकारी हासिल कर सकते हैं कि अगर हमें ये काम करना है, चाहे वो कितना भी मुश्किल काम क्यों ना हो, अगर कोई प्रोफेशन है एग्जिस्ट करता है
तो कुछ लोग तो वहाँ तक पहुँचे हैं, वो लोग भी हो सकता है एक टाइम पे हमारे जैसे ही आम लोग हों, तो लेकिन जब वो पहुँच सकते हैं तो हम क्यों नहीं पहुँच सकते। तो मुझे लगता है कि अगर ये रवैया है आपका एक अपनी लाइफ को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के, अपने ड्रीम्स को लेकर के पॉजिटिविटी का, तो मुझे लगता है कि सक्सेस कहीं ना कहीं मिल सकती है। तो मैं पॉजिटिव था, हालांकि मुझे पता नहीं था कि मैं कितना आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन मुझे ये था कि मुझे एक कदम तो आगे बढ़ाना ही है, मुझे वापस ऐसे ही नहीं जाना घर पे। तो इसलिए मैंने वो कदम उठाया, और वो कदम ऐसा मैंने उठाया कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। क्या बात है सर। तो सर आपने डिटेक्टिव बनने का फैसला लिया, और प्राइवेट डिटेक्टिव जो जासूस होते हैं, तो आपने कहा कि आप जैसे लोगों के केसेस को हैंडल करते हैं, है ना, उनको, तो सर उसके बारे में आके मैं आपसे बात करूँगा। सर बहुत सारे ना, मैं जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था मुझे पता लगा कि डिटेक्टिव हैं आप, जासूस हैं, तो मेरे मन में सवाल आया, क्या भारत के अंदर जासूसी करना, किसी की पर्सनल लाइफ को इंटरफेयर करना, क्या वो लीगल है भारत के अंदर? देखिए, कुछ कंट्री हैं यहाँ पे जासूसी करना लीगल है, कुछ कंट्रीज़ हैं यहाँ पे इनलीगल है। लीगल, जब लीगल इनलीगल की बात करते हैं तो इसको ऐसे मान सकते हैं कि जैसे यूएस है, कनाडा है, तो ये कंट्री, इसमें अगर आप कोई प्राइवेट डिटेक्टिव फर्म खोलना चाहते हैं या खुद आप प्राइवेट डिटेक्टिव पीआई बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो उसमें लाइसेंसिंग सिस्टम है, आपको कुछ फीस भी देनी होगी, कुछ टेस्ट पास भी करने होंगे, तो आप जो है प्राइवेट डिटेक्टिव बन सकते हो विदेश में। हाँ जी, कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड में कोई लॉ नहीं है, तो वहाँ पे भी जासूस हैं, वहाँ पे भी लोग काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई लॉ नहीं है। उसी तरीके से इंडिया में कोई लॉ नहीं है, तो यहाँ पे जासूसी करना ना तो लीगल है ना तो इनलीगल है, ये ग्रे एरिया में आता है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमारी कंपनी है, तो हमारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड भी है, ISO सर्टिफाइड भी है, हम GST भी देते हैं, तो हम कंपनी के नाम से ही GST देते हैं। तो सर आपकी जो कंपनी है वो डिटेक्टिव गुरु नाम से है, राइट? जी। जैसे UAE का कानून है, UAE में इन्वेस्टिगेशन करना इनलीगल है, तो वहाँ पे कोई इन्वेस्टिगेशन करता पकड़ा जाता है तो लॉ के हिसाब से उसको सज़ा मिलती है। तो अब ये 3 कैटेगरी होगी, एक तो लीगल है, एक इनलीगल है, और एक ग्रे एरिया में आता है। कुछ कंट्रीज़ में यहाँ पे लॉ नहीं है, तो इंडिया में भी न्यूट्रल है मतलब। तो हम क्या करते हैं कि एक प्राइवेसी एक्ट है यहाँ पे, तो हम किसी की लाइफ में ऐसे नहीं घुसते कि उसके बेडरूम में भी घुस जाए, लेकिन उसकी जो पब्लिक लाइफ है उसको हम देखते हैं, वो उसको ट्रेस कर सकते हैं, उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया के ऊपर हम काम करते हैं जनरली, तो अगर उसकी लाइफ के बारे में जानना है तो सोशल मीडिया पे, तो क्योंकि वो खुद ही फोटो पोस्ट कर रहा है, खुद ही वो बता रहा है मैं कहाँ पे हूँ, तो उसको हम अपनी एक्सपर्ट जो हमारी टीम होती है वो देखती है कि ये इसकी एक्टिविटीज़ क्या है, ये किस तरीके से पोस्ट कर रहा है, क्या लाइक कर रहा है, क्या डिसलाइक कर रहा है, उससे भी काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस गैदर करते हैं हम, फिर कुछ गवर्नमेंट के कुछ वेबसाइट्स होती हैं, पोर्टल्स होते हैं, यहाँ पे उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक होती है, तो लेकिन उसकी कुछ फीस होती है, वो पे करके हम उनकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके हम अपने आप को लॉ से बचा करके, कि हम लॉ भी ब्रेक ना करें और हम जो चाहते हैं वो काम भी हो जाए क्लाइंट का, तो उस तरीके से हम इन्वेस्टिगेशन पूरी करते हैं। क्योंकि ना सर मैंने सवाल इसलिए पूछा, बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे सर लीगल है, लीगल है, क्योंकि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आप दूसरों की लाइफ में, यानी कि इन द सेंस कि आप अगर आपसे कोई किसी का है ना इन्वेस्टिगेशन कराना चाहे तो आप करते हैं, बट ये ना लीगल है ना इलीगल है, इसे हम कर सकते हैं, बट उसकी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर आप नहीं करते हैं। हाँ, दूसरा कारण क्या है कि जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल आंख बंद करके उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं कि पैसे लिए और काम करना, ऐसा नहीं है। हम पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसकी ज़रूरत क्या है, वो उस पर्सन के बारे में क्यों जानना चाहता है, उसका मोटिव हमें क्लियर होना चाहिए। जब हम उसके मोटिव से सेटिस्फाई होते हैं, प्रोफाइलिंग करते हैं आप, मतलब उसकी क्लाइंट की प्रोफाइलिंग नहीं होती, लेकिन हम उनसे बातचीत करके उनको बोलते हैं कि भाई ट्रांसपेरेंट होके हमें अपनी ज़रूरत बताओ कि आपका मोटिव क्या, आप जो हम इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं, इस इंफॉर्मेशन को आप यूज़ कैसे करेंगे। तो अगर आप यूज़ सही तरीके से कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को, मान लो वाइफ आती है, हस्बैंड के बारे में जानना चाहती है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी लाइफ में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान के लिए वो हमारे पास आई है, तो हम उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। ऐसे ही हस्बैंड हमारे पास आएगा तो वाइफ के बारे में जानना चाहता है, यहाँ पे उसका हक बनता है कि अपने पार्टनर के बारे में जाने की, जो कि उसको पता नहीं होता, तो वो वहाँ पे हम काम करते हैं। तो हमारे को मोटिव पता होना चाहिए क्लाइंट का कि मोटिव क्या है,
तो कई केसेस ऐसे आते हैं, कई क्लाइंट आते हैं जहाँ पे उनका मोटिव हमें समझ नहीं आता या वो नहीं बताते हमें, तो हम उनके लिए काम नहीं करते हैं बेसिकली। क्योंकि देखिए ना सर से मैंने सवाल इसलिए पूछा ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हम कुछ किसी भी तरह की बात कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपको एक्चुअल में रियल लाइफ वैल्यू दे पाएँ। मेरा सर अब अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए वो सर थोड़ा-सा, ये सबके लिए है जितने भी आज लोग हमें देख रहे हैं। आज सर एक दूसरे को धोखा देना बहुत कॉमन हो चुका है, डिवोर्स जी, देना जी। बहुत कॉमन हो चुका है, चीटिंग करना बहुत कॉमन हो चुका है। अगर पति को पत्नी बहुत अच्छी मिलती है, जी, तो जी। पति कई बार चीटिंग करता पकड़ा जाता है। कई बार पति अच्छा है, तो पत्नी कई बार चीटिंग करती हुई पकड़ी जाती है। और जब इस चीज़ को जब वो कोर्ट तक लेके जाते हैं, या फिर जब उनसे बात की जाती है, जब वो अपनी खुद आपस में बात कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं हमारे पर्सनल लाइफ में हम कुछ भी कर सकते हैं। तो सर आज एक दूसरे को धोखा देने में वो नहीं घबराते। तो सर जो ये चीज़ें होती हैं, आपको सर आपके आज तक के अनुभव में ऐसा क्या महसूस हुआ कि ये जो चीज़ें हो रही हैं दोनों की लाइफ में, जबकि दोनों में से एक सही है, प्रेम करता है, उसका सम्मान करता है, उसके बावजूद भी उसको धोखा दे देते हैं। तो सर आपके आज तक के एक्सपीरियंस में आपको क्या लगा कि ये क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा? 2-3 रीज़न है मेन। पहला रीज़न तो ये है कि जब हस्बैंड वाइफ वो बनते हैं, शादी होती है, तो एक तो हो सकता है कि उनके बीच में कंपैटिबिलिटी इशू हो, उनकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो, और वो शायद एक दूसरे को उतना ज़्यादा पसंद ना करते हों कि वो शादी कर लें। बट लेकिन कई बार समाज के दबाव में आके लड़की शादी कर लेती है, जो कि बाद में उसको लगता है, उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं, मैंने गलत इंसान से शादी कर ली, या मैं इसके लिए गलत हूँ, वो खुद महसूस करती है। तो इस वजह से भी हो सकता है कि उसका एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर हो, या उसको बाहर कोई ऐसा इंसान मिले जो उसको पसंद हो, तो इसलिए उसका एक्स्ट्रामैरिटल हो। कई बार जब उसका पार्टनर मेल हो चाहे फीमेल हो, उतना साथ नहीं दे पाता जितना साथ एक पति पत्नी को चाहिए होता है। जैसे आपने बोला कि उनकी पर्सनल लाइफ है, तो मैं समझता हूँ कि जब दो लोग साथ में हैं तो उनकी आपस में अलग अलग पर्सनल लाइफ कोई नहीं होती। उनकी लाइफ ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, एक दूसरे को उनकी लाइफ के बारे में पता होना चाहिए। तो इसीलिए हम कहते हैं दो जिस्म एक जान। तो उसका एक यही मतलब है, शादी का मतलब है कि आपको अपनी पूरी लाइफ उस इंसान के साथ बितानी है, उसके साथ शेयर करनी है, इमोशन शेयर करने हैं, आपको फिजिकल शेयर करना है, बेडरूम शेयर करना है, अलमारी शेयर करनी है, बाथरूम शेयर करना है, सारी चीज़ें आपको शेयर करनी है। तो आपकी पर्सनल लाइफ या उनकी पर्सनल लाइफ कहाँ रही? तो पर्सनल लाइफ नहीं होती है। तो कोई अगर वाइफ या हस्बैंड ये कहता है कि मेरी अपनी एक पर्सनल लाइफ है, तो वहीं से धोखे की शुरुआत हो जाती है, वहीं पे उनका सेपरेशन की शुरुआत हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। और एक उनके बीच में कंपैटिबिलिटी इशू होता है, ठीक है, कि कंपैटिबिलिटी उनकी नहीं है, वो फिजिकल कंपैटिबिलिटी भी हो सकती है, वो मेंटल भी हो सकती है, वो साइकोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी भी होती है, और कई बार सोशल कंपैटिबिलिटी भी होती है। तो सोशल कंपैटिबिलिटी की वजह से भी, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ हस्बैंड लोग हैं वो अपनी वाइफ को अपने किसी दोस्त की पार्टी में नहीं लेके जाना चाहते, या तो उनकी वाइफ उनसे ज़्यादा बहुत सुंदर होती है, अच्छी होती है, या थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं दिखती है वो, तो उसमें उनको हस्बैंड को या तो इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स होगा या सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स होगा। उनको लगेगा कि अगर मैं इसको साथ ले गया तो लोग मुझे क्या कहेंगे। तो वो एक सोशल कंपैटिबिलिटी होगी, सोशल कंपैटिबिलिटी की उनकी प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से उनके बीच में दूरियां बढ़ जाती हैं। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से मुझे लगता है, इसीलिए हम कहते हैं कि शादी से पहले जांच है ज़रूरी। ठीक है, अगर शादी से पहले आप थोड़ी जांच कर ले, थोड़ा समझ ले, किसी मैरिज काउंसलर से मिल लें, अपनी कंपैटिबिलिटी दो लोगों की चेक कर ले। अभी भी पुराना रिवाज है कि भाई दो लोग मिले, एक दूसरे को देखा, 2-4 मुलाकातें की और उसके बाद हाँ या ना कर दी, तो वो एक दूसरे को जानने की कोशिश नहीं करते। कुंडली तो मिला लेते हैं। मिनिमम कितना टाइम जानना चाहिए एक दूसरे को शादी से पहले? नहीं, मिनिमम मैक्सिमम कोई टाइम नहीं होता। आप किसी इंसान को 2 दिन में भी जान सकते हो, और उसको इंसान को जानने के लिए 2-3 महीने भी लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितने खुल के आपस में बात करते हो, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हो। तो जनरली लोग होते हैं कि आजकल देखिए जो शादियों की एज है मेट्रो सिटीज़ में या टायर 2-3 सिटीज़ में, वो 25-30 साल की है। जनरली 25 साल में या 30 साल के बीच में शादियां होती हैं। तो इस एज तक आते आते उनके 1-2-3 अफेयर हो चुके होते हैं। यहाँ पे उनको प्रैक्टिकली पता भी चल जाता है कि फिजिकल कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इमोशंस क्या होते हैं, प्यार क्या होता है, फिजिकल रिलेशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें उनको पता चला, ओपन होते हैं वो। लेकिन जब वो एक शादी के लिए किसी से मिलते हैं,
तो लड़की कहती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा कभी, लड़का कहता है मेरी कोई गर्लबाइक नहीं रही, जबकि होती है ठीक, जबकि होती सबकी। और कई बार ऐसे होता है कि साथ में चल भी रहा होता है और लड़का ही लड़की को बिठा के बाइक पे लेके आता है लड़के से मिलवाने के लिए, दूसरे लड़के से। ऐसा भी देखने को मिला, फिल्मों में भी आपने देखा। हाँ, तो ऐसा होता है कि उसका बॉयफ्रेंड ही उसको मिला, क्योंकि उनकी शादी नहीं हो सकती किसी वजह से, या तो उनकी कास्ट की प्रॉब्लम है या कुछ एज की प्रॉब्लम है। कई बार जो बॉयफ्रेंड है वो मैरिड होता है, तो इसलिए लड़की को पता है कि शादी तो हो नहीं सकती, तो वो साथ में बैठा के लेके आता है। तो अब शुरुआत ही जब झूठ से हुई है तो रिश्ता अच्छा कैसे चल सकता है, ठीक है। तो वो स्टार्टिंग से ही अपनी जो बैड हैबिट्स है, आज की डेट में बहुत सारी लड़कियां शराब भी पीती हैं, स्मोक भी करती हैं, लड़के भी ऐसा कर रहे हैं। लड़के 90% स्मोक करते हैं या शराब पीते हैं, और लड़कियां भी काफ़ी तादाद में ऐसी हैं। लेकिन वो आप उनका प्रोफाइल देखोगे मैट्रिमोनियल साइट्स के ऊपर, तो वो नॉन ड्रिंकर लिखेंगी, नॉन स्मोकर लिखेंगी। ऐसे ही लड़के भी लिखते हैं, जो कि हम केसेस जो हमारे पास आते हैं हम देखते हैं कि एक लड़की जैन फैमिली से है, तो वो तो प्याज भी नहीं खाती है, ठीक है। तो वो नहीं चाहती कि उसका जो पति हो वो स्मोक करता हो या ड्रिंक करता हो या वो नॉनवेज खाता हो। लेकिन जब हम उसकी प्रोफाइलिंग करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो पता चलता है ये सारा कुछ कर रहा है वो। तो अब कल को अगर उसकी शादी हो जाती बिना इन्वेस्टिगेशन के, तो उसके लिए तो मुसीबत आ जाती, वो एक दिन नहीं रह सकती वहाँ पे। तो इसलिए कुछ फैक्ट्स जानना बड़ा ज़रूरी है। तो अगर हम ट्रांसपेरेंसी से पार्टनर को, होने वाले पार्टनर को अपने बारे में सब कुछ बता देंगे, तो मुझे लगता है कि फिर हम एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं और फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी शादी। कई बार ना जैसे शादी से पहले भी, जैसे आप बात कर रहे हैं अभी, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई और अपना एक्सपीरियंस आपने शेयर किया कि इस वजह से चीज़ें हो जाती हैं। तो सर कई बार ना जैसे शादी से पहले ही एक इंसान झूठ बोलना स्टार्ट करता है और एंड तक वो झूठ बोलता जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जब पता लग जाता है तो एक कहना होता है, जैसे आपने कहा मेरी पर्सनल लाइफ है, आपने कहा कि पर्सनल लाइफ दोनों की शादी के बाद एक कैसे हो सकती है। बिल्कुल। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ हो तो फिर आपको अलग ऐसी पर्सनल लाइफ क्या है कि जो आप अपने पति के साथ या पत्नी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, या तो कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं आप, या कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपने दबा रखा है जो आप नहीं बताना चाहते, आप नहीं उगलना चाहते अपने मन से। तो सर एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये हो गया। दूसरा आपने कहा कि अगर किसी को शुरुआत करनी ही है तो वो सच से करें। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि कई बार सर ऐसा आपके साथ हुआ होगा, या फिर कभी अगर ऐसा हुआ है सर, मैं आप सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, कई बार सर क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है किसी केस ने आपको हिला कर रखा अंदर से कि यार ये तो कुछ ज़्यादा हो गया, मतलब आपको लगा कि यार ये दुनिया किस तरफ जा रही है, ऐसा कुछ केस जो आपने लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा अति हो गया? हमारे पास जो केसेस आते हैं उसमें अलग अलग शेड्स होते हैं, अलग अलग डार्क शेड्स हमें मिलते हैं। तो हम ऑलमोस्ट एक टाइम था जब हम डेली सरप्राइज होते थे कि समाज में हो क्या रहा है। हम कुछ करने गए हैं, कुछ निकल के कुछ और आ रहा है। और कई बार ऐसे हुआ कि क्लाइंट के साथ हमारी लड़ाई हो गई इस बात पे कि भाई वो तो ये समझ रहे थे, निकल के ये आया है, ठीक है। गलत, तो गलत ये था और उसने उसको गलत समझ लिया। हाँ, मतलब ठीक ठीक, वो कुछ और एक्सपेक्टेशन लेके आए थे क्लाइंट, और हमने कुछ और बता दिया। भाई हम तो वो बताएंगे जो सच्चाई होगी, जो हमें पता चले। उनको वो क्योंकि क्या होता है कि क्लाइंट का एक माइंडसेट होता है, वो एक माइंडसेट बना के आता है कि अच्छा ये चीज़ होगी। जैसे लेट्स सपोज दो लोगों का सेपरेशन हो गया शादी के बाद, ठीक है। तो अब हस्बैंड हमारे पास वाइफ का केस लेके आया और वो चाहता है कि हम पता करें कि उसका कोई अफेयर चल रहा है, और वो सोच के बैठा हुआ है कि सेपरेशन की वजह ये है कि उसका अफेयर चल रहा है। और जब हम पता ये करते हैं तो कुछ और कहानी निकल के आती है। तो हस्बैंड कई बार उसको पचा नहीं पाता कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, तो उसे लगता है कि आपने झूठ कह दिया उससे। हाँ, तो फिर वो उसको री इन्वेस्टिगेट कराता है। फिर हम उसके तसल्ली के लिए करते भी हैं कई बार, नहीं तो हम अपने तरीके से समझा भी देते हैं उसको, फिर एक टाइम पे वो समझ भी जाता है। तो ऐसे बहुत सरप्राइज हमें मिलते हैं। इंसिडेंट बताइए थोड़ा सा कि ऐसा हुआ कभी आपके साथ जो आपको याद हो। भाई अभी रिसेंटली हमने एक केस किया था, जैसे मैंने एक पॉडकास्ट में पहले भी बताया मैंने, ठीक है, वही मैं रिपीट करता हूँ। केस वो इसलिए रिपीट करता हूँ कि वो शादी से पहले का था और उसमें ऐसा निकल के आया कि क्लाइंट भी शॉक था, हम भी शॉक थे, ठीक है। चंडीगढ़ का एक क्लाइंट था हमारा, उसने दिल्ली के लिए हमें केस दिया। 32 साल की लड़की थी, उसकी इंक्वायरी करनी थी मैरिज से पहले की। उनको एक ही डाउट था, मैं क्योंकि पूछता हूँ कि भाई आप मेरे पास क्यों आए हो, आपको क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों आपने सोचा कि आपको एक डिटेक्टिव की हेल्प लेनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि लड़की की 32 साल की उम्र हो गई है, तो इसलिए हम जानना चाहते हैं कि अभी तक उसकी शादी क्यों नहीं हुई।
क्योंकि जो बायोडाटा दिया उसमें अनमैरिड लिखा हुआ है, ठीक है, और बाकी सारा प्रोफाइल हमारे पास आया तो अनमैरिड उसमें था। तो हमने कहा ठीक है भाई करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि क्लाइंट की बात तो सुन लेते हैं, लेकिन हम ओवरऑल देखते हैं कि भाई क्या समस्याएं हैं। कई बार क्लाइंट को नहीं पता होता कि क्या समस्याएं हो सकती हैं, तो हम अपने तरीके से देखते हैं उसको। तो जब हमने इंक्वायरी करनी शुरू की उसकी, तो हमें पता चला कि भाई वो तो मतलब 7 साल पहले उसने मैरिज की थी, ठीक है, और घर से भाग के मैरिज की थी। अच्छा। लव मैरिज की थी और पेरेंट्स की मर्जी नहीं थी उसकी, और उसका एक 6 साढ़े 6 साल का बच्चा भी है। मतलब डेटा जो दिया है उसमें शादी नहीं है, उसमें अनमैरिड लिखा हुआ है, लेकिन वो मैरिड थी, डिवोर्स हो चुका था उसका, एक बच्चा भी था उसके। मतलब वो कहानी उसने सामने नहीं बताई, सामने नहीं बताई, जिसकी आप बात कर रहे थे कि पहले बताते नहीं है। यस यस यस, तो वो बताई नहीं। तो अब जाहिर सी बात है कि जब हम रिपोर्ट में लिखेंगे कि ये डिवोर्स लड़की है और इसके एक बच्चा है और उनको अनमैरिड बताया, तो वो उनकी एक्सपेक्टेशन तो ये है ही नहीं। वो तो ये जानना चाहते कि ये 32 साल की उम्र में शादी क्यों कर रही है, पहले क्यों नहीं की। तो उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ और है और हमने कुछ और निकाल के दे दिया। तो आपने बचा लिया उनको फिर इस ठीक है। तो उनको समझाने में बड़ा टाइम लगा मुझे। उनको 2-3 बार मेरी फ़ोन पे काउंसलिंग हुई, लड़के से काउंसलिंग हुई, क्योंकि क्या होता है कि फिर जब 2-3 महीने से बात कर रहा होता है बंदा, तो एक इमोशनल टच आ जाता है उनमें, एक खिंचाव आ जाता है कि भाई चलो ठीक है लड़की अच्छी है। तो लड़के को बहुत समझाने में टाइम लगा कि भाई, वो लड़का कहता है मुझे तब भी ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, अगर ये दिक्कत नहीं, हाँ तब भी दिक्कत नहीं थी। तो उसके घर वाले कह रहे कि भाई ऐसे कैसे होगा, इतना बड़ा झूठ। हाँ इतना बड़ा झूठ। तो फिर मैंने लड़के को समझाया कि भाई देखो, ये तो एक वो झूठ है जो हमने पकड़ लिया। अब उसने अपनी लाइफ में कितने झूठ बोले हैं हमें थोड़ी पता है। अब उसकी पूरी लाइफ तो स्कैन नहीं कर सकते हम, अगर करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत पैसे लगेंगे आपके। तो इतना ही काफ़ी है कि जो उसने अनमैरिड बताया लेकिन वो डिवोर्स ही निकली, तो आप कैसे उससे शादी कर सकते हो? आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप करना चाहते हो तो आप अपने रिस्क पे कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। ठीक है, देखिए डिसीजन तो सामने वाले का है, मुझे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला शादी करता है उससे या नहीं करता। लेकिन मेरा एज अ डिटेक्टिव, एज अ प्रोफेशनल, एज अ एक्सपर्ट, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उनको सही से गाइड करूं, सही से उनको बताऊं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे उनको ठीक कर सकते हैं वो, और सही है गलत है क्या है, गलत सही का ज्ञान दूं जितना मेरे को है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। अब डिसीजन उन्होंने लेना है। थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा सर। अभी जैसे मान लीजिए मेरी शादी नहीं हुई है जी, या बहुत सारे लोग हमें आज जो देख रहे होंगे उनकी शादी नहीं हुई है अभी करंट टाइम में। तो अगर एक इंसान शादी करने वाला है और वो अरेंज मैरिज कर रहा है या लव मैरिज कर रहा है, तो उसे ऐसी कौन सी 3-4 बातों का ध्यान रखना चाहिए शादी से पहले, ताकि उसकी ज़िंदगी बाद में ख़राब ना हो, बाद में डिवोर्स तक ना पहुंचे बेचारा वो या लड़की। तो इसमें सबसे पहले जो एक थंब रूल है, जब शादी आप करने वाले हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है, अपने अंदर झांक के देखना है कि आप शादी करने के काबिल हो या नहीं, या इसको ऐसे भी कह सकते हो कि आप शादी करने के लिए तैयार हो या नहीं हो, जिम्मेदारी उठाने के लिए रेडी हो या जिम्मेदारी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि चलो कर लेंगे, चाहे वो हमारी इनकम हो, कई बार हमारी बड़ी सीमित इनकम होती है। हर इंसान मतलब हर तरीके का इंसान है हमारे हिंदुस्तान में, वो किसी की सैलरी बहुत कम होती है, किसी की बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन हम कहते चलो कर लेंगे। और कई बार लोग, मैं देखता हूँ कि उनको एक काम काजी बहू चाहिए होती है कि भाई जो जॉब करती हो, जॉब गोइंग लड़की हो, जो पैसा कमाए। उनको लगता है कि वो आकर के हमारे साथ वैल्यू ऐड करेगी, उसका पैसा भी हम कहीं ना कहीं खर्च करेंगे और घर चलेगा। और कई लोग ये बड़ा प्लान करते हैं कि अच्छा हम एक बड़ा घर ले लेंगे, उसकी सैलरी इतनी होगी, हमारी सैलरी इतनी होगी, और हम दोनों EMI पे घर ले लेंगे, फिर दोनों बढ़ते रहेंगे। लेकिन लेट्स सपोज कल को उसका मन नहीं किया काम करने का, और कल को क्योंकि लड़की का ये है कि कल को वो प्रेग्नेंट भी होएगी, बच्चा भी होएगा, तो उस समय उसने जॉब छोड़ दी 6-8 महीने साल उसने जॉब नहीं की, तब आपका क्या प्लान है? तो आपको बड़ा प्रैक्टिकल होके सोचना पड़ेगा कि आप शादी के लिए कितना तैयार हो, आप चाहते क्या हो, मैरिज मटेरियल हो या नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है अपने आप से पूछने का। फिर दूसरा पूछने का है कि जिस लड़की को आप पसंद करते हो या जो लड़की आपको पसंद करती हो, आप उसके काबिल हो या नहीं।
आप उसके काबिल हो या नहीं, उसको आप उतने प्यार दे सकते हो या नहीं, उसकी क्या आपसे एक्सपेक्टेशन है, उम्मीदें हैं, क्या आप उनकी पूरी कर सकते हो या नहीं, क्योंकि हर लड़की अपने लिए एक राजकुमार ढूंढती है, ठीक है ना। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप उसके राजकुमार बन सकते हो या नहीं। ये बाद में सोचना है कि वो आपकी राजकुमारी या रानी बन सकती हैं, ये नहीं दोनों के लिए बनेंगी। एप्लीकेबल है, लड़की ये के दोनों लिए, के लड़की लिए। हाँ। दूसरे पे मैं दोबारा आता हूँ, ठीक है। तो अभी तो क्योंकि पहले आपको अपने अंदर झांक के देखना है, पहले आप अपने घर पे बात करोगे, अपने आप से पूछोगे सारा। जब आप अपने लिए तैयार हो गए, आपको जवाब मिला कि आप शादी के लिए तैयार हो, आपको जवाब मिला कि आप मैरिज मटेरियल हो, अगर आपको जवाब मिला कि आप उस लड़की के काबिल हो, फिर आप ये देखोगे वो लड़की आपके काबिल है या नहीं, आपके परिवार के काबिल है या नहीं। फिर यहाँ से शुरुआत होती है, पहले अपने बारे में फिर परिवार के बारे में। यस। तो जब ये दोनों सोच लो, फिर आप लड़की से खुल के बात करो। जो आपकी कमियां हैं वो भी लड़की को बताओ, जो आपकी खूबियां हैं वो भी बताओ। कल को लड़की को आपके घर पे आके सरप्राइज ना मिले। लड़के लोग अक्सर अपनी सैलरी के बारे में झूठ बोलते हैं, उनकी एक्स अमाउंट सैलरी होती है, वो बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि हमारी सैलरी इतनी है। कभी सर हुआ ऐसा कि आपके लाइफ में? हाँ, बहुत होता है, बहुत होता है हमारे साथ, बहुत होता है। हमने एक केस किया, मैं आपको बताता हूँ। CBI के एक अफसर थे, उनकी सिस्टर की शादी थी, उन्होंने मतलब सिस्टर की शादी करनी थी। CIB के अफसर थे, CBI के बहुत हाँ अफसर थे। तो उन्होंने अपनी बहन की शादी करनी थी, बहुत एजुकेटेड उसकी सिस्टर थी और काफ़ी वो अच्छा काम कर रही थी, 2-3-4 लाख रुपए महीना कमा रही थी वो, ठीक है। तो अब उन्होंने मेरे को याद किया, मेरी जान पहचान थी, तो उन्होंने कहा यार ये एक प्रोफाइल आया हमारी बहन के लिए, तो यार तू देख देख कि कैसा है लड़का ये। मैंने कहा ठीक है भैया, देख देता हूँ। तो जब हमने इंक्वायरी की तो उस बायोडाटा में लिखा था कि लड़के का जो है एक पेट्रोल पंप है और 2 कंपनियां हैं और इतना को पैसा कमाता है, 5 लाख पता नहीं 6 लाख रुपए ऐसे लिखा हुआ था कि इतना पैसा कमाता है। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर 2 कंपनियां कोई चलाएगा या एक पेट्रोल पंप चलाएगा तो इतनी इनकम महीने की हो जाएगी, 5-6 लाख रुपए की बड़ी इनकम नहीं है। लेकिन जब हमने इंक्वायरी की तो पता चला कि जो 2 कंपनियां थी उसकी तो बैलेंस शीट अभी पहली भी नहीं गई है, जिम हुई नहीं है, कंपनी में नहीं है, अभी नई कंपनी खुली है दोनों, ठीक है ना, और घर से खुली हुई हैं वो, और उसमें कोई स्टाफ नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, कोई काम नहीं है उसके अंदर, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है। और जब पेट्रोल पंप की बात आई तो पता चला जी उसके चाचे का पेट्रोल पंप है, जो कि 15-20 साल पहले वो अलग हो चुके हैं, तो उनका पेट्रोल पंप में कोई लेना देना नहीं है। तो जब और गहराई से पता किया इसके बारे में तो पता चला उन्होंने दोनों कंपनियां इसलिए खोली कि कल को 2-3 करोड़ रुपए दहेज मिल सके हमें, ठीक है। अब जब ये चीज़ पता चली, हमने पूरी रिपोर्ट बना के दी, तो अब वो अफसर मेरे से पूछ रहे हैं कि अच्छा यार अब इसमें उनको बताएं कैसे। मैंने कहा जी बताना क्या, ये तो सारा झूठ है, तो अब मना करो इसको, मना करो इसको। जब उन्होंने मना किया तो उन्होंने जाहिर सी बात है कि पूछा कि भाई क्या दिक्कत है, तो उन्होंने बताया कि भाई ये दिक्कत है। अब वो ये पूछने लगे कि अच्छा आपको रिपोर्ट कहाँ से मिली, उनको बताओ, मैं गोली मार दूंगा उनको। तो सर ये आपने पता कैसे निकाला आपने? वो तो देखो अलग अलग टूल्स होते हैं, जैसे मैंने पहले बोला कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस होता है, गवर्नमेंट के कुछ पोर्टल्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ से हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेते हैं, डॉट कनेक्ट्स करते हैं, ठीक है ना। कुछ हमारी अपने सोर्सेज होते हैं जहाँ से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली हम ऐसी फिट एंड फेयर रिपोर्ट देते हैं सो दैट क्लाइंट को एक मतलब पता चल जाए कि भाई उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये जब पता किया हमने तो ये सारी चीज़ें निकल के आई, तो ये बड़ी शॉकिंग थी हमारे लिए। जैसे पहले मैंने बताया कि वो शादीशुदा निकल आई और ये बिल्कुल बंदा नंगा निकल आया, इसके पास कुछ है ही नहीं, दहेज के चक्कर में, साफ साफ दहेज के चक्कर में। उनके रिश्तेदार ने हमें बताया कि भाई उसने बता दिया। यस 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 यस, रिश्तेदार तो बता ही देते हैं ना जनरली। तो रिश्तेदारों से तो उन्होंने तो मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। सर कभी आपके यहाँ ऐसा हुआ कि आपको किसी का केस आपके पास आया और आप उसका पता नहीं कर पाए, फिर आप उसके आसपास गांव में उन्हीं के गांव की तरह का आप हुलिया बना के वहाँ रहे हों, मतलब आपने बिल्कुल जैसे आर्मी वाले जासूसी करते हैं वहीं की तरह बिल्कुल रंग रूप भाषा सीखना, कभी ऐसा किया सर आपने कि बिल्कुल खतरनाक जासूसी की, बिल्कुल हुलिया गाँव का ही, वहीं घुल मिल गए, वहीं फिर आपने केस सॉल्व कर दिया? देखिए जब आप जासूसों की बात करते हो ना, जासूस जो काम करते हैं इसी तरीके से काम करते हैं। जासूस
इस शक्ल में कैसे काम करेगा। तो आप सर हुलिया चेंज कर लेते हो? हाँ, फ्रेंच कट लगा के जाऊंगा तो कोई भी मुझे दूर से पहचान लेगा। आज मैं आपके पॉडकास्ट में बैठा हूँ, लाखों लोग इसको देखेंगे, तो अगर मैं इसी हुलिये में जाके कहीं पे इंक्वायरी करूंगा, जाऊंगा, तो फिर तो मेरे को पहचान लेंगे लोग, ठीक है ना। तो मेरे को हुलिया तो चेंज करना ही पड़ेगा हर हालत में। तो सर किस किस तरह के हुलिया बना लेते हो आप? नहीं, ये डिपेंड करता है कि एक्चुअली हुलिया किस तरीके का बना लेते हैं। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि हमें ज़रूरत क्या है। अगर हम ऐसे एरिया में जा रहे हैं, यहाँ पे हमें कुर्ता पजामा पहनना है या टोपी लगानी है, तो हम उस तरीके का, क्योंकि होता क्या है कि जनरली जब जासूस एक केस पे काम करता है, वो रिसर्च करता है पहले। रिसर्च करके ये देखता है कि हमें इंक्वायरी किसकी करनी है और किस तरीके से इंक्वायरी करनी है। अगर उसमें ये शामिल है कि हमें हुलिया बदल के वहाँ पे रहना है या कुछ दिन के लिए जाना है, या इसको हम अंडर कवर ऑपरेशन कहते हैं, तो अंडर कवर ऑपरेशन करना है, तो अंडर कवर ऑपरेशन के लिए क्या क्या कंपोनेंट की ज़रूरत है, तो वो वैसा ही हम करेंगे। जो कंपोनेंट की ज़रूरत है, कुछ हमें नाम चेंज करना है, हुलिया चेंज करना है, अपनी ड्रेस चेंज करनी है, गाड़ी कैसी रखनी है या नहीं रखनी है, या अपना क्या प्रोफेशन बताना है उनको, तो वो सारा एक रिसर्च वर्क होता है, वो सारा नोट होता है। उसके काफी लंबी जर्नी है। हाँ, लंबी, मतलब एक केस को करने में टाइम लगता है, ठीक है, पूरा रिसर्च वर्क होता है। ऐसा नहीं कि आप गए और इंफॉर्मेशन लेके आ गए, ऐसे तो कोई भी आपको पहचान लेगा, पकड़ लेगा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो जासूस जो हैं जब काम करते, चाहे वो सरकारी जासूस हो चाहे वो प्राइवेट जासूस हो, तो वो पूरी अपनी तैयारी करके जाते हैं ताकि वो फेल होने के चांसेस कम से कम रहे। यानी कि सर जिस तरह से हमने मूवीज में देखा है, आर्मी वाले ऑपरेशंस वगैरह करते हैं या फिर जासूस होते हैं, पुलिस वालों को जासूस होते हैं, तो उसी तरीके से आपका मिलता जुलता वैसे ही आप भी करते हैं? देखिए क्या होता है कि अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया में मेन सेंट्रलाइज 3-4 एजेंसीज हैं। आईबी है, रॉ है। रॉ जो है इंडिया से बाहर काम करती है, इंटेलिजेंस गैदर करती है। आईबी बॉर्डर्स के ऊपर या इंडिया के अंदर की इंटेलिजेंस देती है। और जो सीबीआई है वो जब कोई इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद उसकी इंक्वायरी करती है। जैसे अभी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आ गई है, एनआईए आ गया है, तो वो भी इस तरीके की जांच करती है। तो हम दोनों काम करते हैं, हम इंटेलिजेंस भी गैदर करते हैं और हम इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। मतलब अगर कोई हमारे पास कॉर्पोरेट आता है, वो कहता है कि मेरे को डाउट है कि मेरी इंफॉर्मेशन कहीं पे लीक हो रही है, ठीक है, तो हम उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे या उस पर इंटेलिजेंस करेंगे, ठीक है। तो दोनों पार्ट हम करते हैं उसमें। तो जो टेक्निक्स आईबी या रॉ वाले अपनाते हैं वही टेक्निक्स हमारी होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे पास लोग होते हैं वो एक्स रॉ ऑफिसर होंगे या एक्स आईबी ऑफिसर होंगे, क्योंकि मैं हर केस तो कर नहीं पाऊंगा। तो अगर इंडिया में मेरा एक नेटवर्क है 100 लोगों का, तो उसमें ज़्यादातर 80% जो लोग हैं वो जो या तो रॉ से हैं या तो आईबी से हैं या फिर सीबीआई से भी हैं, ठीक है ना। तो पुलिस से नहीं होते हमारे पास, क्योंकि पुलिस वाले जो होते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर संभालते हैं, इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा योगदान उनका होता नहीं है। सर मेरा ना इससे जुड़ा अगला सवाल है, अभी आपने जैसे बात की ना कॉर्पोरेट्स की, कंपनीज़ की, कि कई बार कंपनी वाले आते हैं कि यार हमारा डेटा कहीं चोरी तो नहीं हो रहा है। सर कभी आपके साथ ऐसा हुआ? क्योंकि सर हमारे जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर व्यापारी लोग हैं, जो बिज़नेस करते हैं, जो मार्केटिंग में हैं, जो अपना स्टार्टअप करते हैं। तो कई बार क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई कंपनी वाला आपके पास आया हो, यार ये ना जो मेरा कॉम्पिटिटर है इसका पता करो ये कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है, मेरे खिलाफ कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है जो मुझे पता नहीं लग रही है, क्योंकि सर ये मेरा ही सेम प्रोडक्ट है, सेम ये भी बेच रहा है और सेम मैं भी बेच रहा हूँ, बट इसकी सेल बहुत अच्छी हो रही है, मेरी नहीं हो पा रही है। अब मैं स्ट्रैटेजी पता नहीं लगा पा रहा हूँ, तो इसका पता करके लेके आइए ऐसा क्या कर रहा है जो मुझे नहीं पता। देखिए इसमें ना 2 तरीके के जो कॉर्पोरेट आते हैं हमारे पास। एक आते हैं जो खुद विक्टिम्स होते हैं, जिनके साथ कुछ गलत हुआ होता है या सामने वाले ने कुछ गलत किया होता है, ठीक है, वो लोग आते हैं। जैसे एम्प्लॉय ने कुछ गलत कर दिया या कंपटीटर ने कुछ गलत कर दिया, या कोई उनका वेंडर है वो पैसे लेके चला गया, उनका सामान नहीं दिया, या उन्होंने सामान किसी को दिया, उनका क्लाइंट है वो पैसा नहीं दे रहा, अभी केसेस चल रहे हैं कोर्ट में। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो, तो उस तरीके के लोग आते हैं, उनके लिए हम काम करते हैं। उनके लिए हम बहुत सारे अलग अलग तरीके के अंडरकवर ऑपरेशन भी माउंट करते हैं, ड्यू डिलिजेंस भी करते हैं, प्री एम्प्लॉयमेंट चेक भी करते हैं,
और इंक्वायरीज भी करते हैं, और कुछ लोग जैसे पैसा वैसा लेके भाग जाते हैं उनको भी ढूंढने का काम करते हैं सर हम। कोई इंसिडेंट बताइए, कोई इंसिडेंट बताइए कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि यार ये तो बड़ा खतरनाक काम मैं किया बताता इसने। हूँ आपको। तो दूसरे तरीके के लोग जो आते हैं वो ऐसे आते हैं जो जानना चाहते हैं कि उनका कंपटीटर क्या कर रहा है, या जैसे आपने सेल के लिए बोला, वो बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन हम उनके केसेस ले नहीं पाते हैं क्योंकि देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमारा काम है जासूसी करना। जासूसी जब करनी होती है जब हमें कोई तकलीफ हो रही हो। डॉक्टर कब काम करता है आपका? डॉक्टर जब आपके शरीर में कोई तकलीफ है तो डॉक्टर तब काम करेगा, ठीक है। लेकिन डॉक्टर का काम ये नहीं कि आपकी सेल बढ़ाना है, ठीक है। मेरा जासूस का काम नहीं कि आपकी सेल बढ़ाना है। नहीं सर, सेल तो सर जो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कोई बिजनेसमैन है, अब उसका जो कॉम्पिटिटर है सेम फील्ड में हुए हैं, वो हैं दो के दो हैं, बट दूसरा वाला बहुत अच्छा काम कर रहा है और उसका भी सेम प्रोडक्ट है, वो नहीं करने पा रहा बेचारा, तो वो जानना चाहता है। उसके लिए उसको रिसर्च करनी पड़ेगी। वो हमारे पास आके कुछ नहीं, वो हमारे पास आके कुछ नहीं करेगा। हाँ, अगर उसको लगता है कि भाई उसकी लीड्स चोरी हो रही हैं, जैसे हमारे पास ये बड़ा कॉमन है, जैसे आपने बोला कि केस बताओ आप, तो एक IVF वाला आजकल चला हुआ है, जिनके पेरेंट्स के बच्चे नहीं होते तो वो बच्चा पैदा करना चाहते तो IVF यूज करते हैं। तो एक IVF सेंटर के लिए अभी हमने फिलहाल केस किया था हाल फिलहाल में। तो उसमें क्या था कि उनकी जो इंक्वायरीज आती हैं, जैसे वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उनके पास कुछ इंक्वायरीज आई, लीड्स आई, तो अब लीड वो ना कम कन्वर्ट हो रही है, मतलब उसका कन्वर्जन रेशियो है बहुत कम है। तो उन्होंने हमारे साथ कंसल्ट किया, तो हमने कहा कि भाई देखो इसमें दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि आपकी जो सर्विसेज है वो ज़्यादा कॉस्टली हों दूसरों से, ठीक है। दूसरा कारण हो सकता है कि आपकी जो टीम है वो बड़े अच्छे तरीके से हैंडल ना कर पाती हो क्लाइंट को, या आपका सेटअप बहुत अच्छा ना हो, क्योंकि क्लाइंट आपके पास विजिट करता है और उसको अच्छा नहीं लगता आपसे मिलके, क्योंकि आप कई बार किसी दुकानदार के पास जाते हो, उसकी बातचीत आपको बहुत अच्छी लगती है, रेट भी बड़े अच्छे लगते हैं, और जो उसका कोई चीज़ें दिखाने का तरीका होता है वो अच्छा लगता है, तो आप बाय कर लेते हो। कई बार रेट ज़्यादा लगता है लेकिन उसकी बातचीत आपको पसंद आती है तो इसलिए आप बाय कर लेते हो। तो वो उस दुकानदार की सेल्स स्किल हो गई कि वो आपको कैसे मोटिवेट करता है अपना सामान खरीदने के लिए। तो उसी तरीके से सर्विसेज है आपकी। तो हमने कहा कि पहले तो ये पता लगाओ आप, अगर इसमें आपको लगता है कि सब सही है तो फिर हो सकता है कि आपकी जो सेल्स टीम है जिनके पास लीड आती है वो आपकी लीड ट्रांसफर कर रही हो उधर को, दूसरे आपके कंपटीटर को, तो वहां पे हम काम कर सकते हैं। पहले मामले में हम आपके लिए काम नहीं कर पाएंगे, हम आपको गाइड कर सकते हैं। जब आपका सारा कुछ सही है उसके बाद अगर कुछ दिक्कत लग रही है आपको, उसके बाद दिक्कत लगती है तो वहां पे काम, तो उस पे फिर उन्होंने 10-15 दिन लिए। मैंने कहा आप 15 दिन लो, आप ये सारा इंटरनली देखो कैसा आपका सिस्टम कैसा है, और जिन लोगों के साथ आपने काम किया उनके रिव्यू लो आप, ठीक है। रिव्यू लेना भी बहुत ज़रूरी है। उनसे आप पूछो कि उनकी आपकी सर्विसेज कैसी लगी, या दूसरे लोग जो सर्विसेज दे रहे हैं उससे कंपेयर करो अपनी सर्विसेज को, अपनी टीम को, अपने ऑफिस को, अपनी स्किल्स को, सारा कुछ करके देखो। तो अगर उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम लग रही है कि नहीं ये प्रॉब्लम नहीं है, इससे अलग प्रॉब्लम है, तब हम आपके लिए काम करेंगे। तब वो 15-20 दिन के बाद वापस आए हमारे पास, और हमने उसके ऊपर काम किया। एक अंडरकवर हमने अपना बंदा लगाया उनकी टीम में, तो हमें पता चला कि उनकी 6 लोगों की टीम थी, जिसमें से 2 लोग ऐसे थे जिनके पास जो लीड आती थी उस आधी लीड वो कंपटीटर को बेच रहे थे, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज उनके पास दिन की 50 लीड आई, अब 2 लोगों के पास 10 लीड आई, और 10 में से 5 उन्होंने उधर बेच दी और 5 बोल दी खराब है, 5 बोल दी खराब है, तो उनके पास कोई केस नहीं आया, तो सामने वाला आपको अच्छा पैसा दे रहा है। तो वो इस तरीके से हम काम करते हैं बेसिकली। ओके, ग्रेट सर। सर कभी ऐसा हुआ है कि कोई सरकारी अफसर हो या फिर जो कोई सरकारी एजेंसी हो, जो मतलब जैसे CBI हो गया या फिर और भी कई एजेंसीज हैं, उसके पास कोई केस आया हो और वो उसको हैंडल नहीं कर पाए, लेकिन वो आपने करके दिखा दिया हो, ऐसा कभी हुआ है? देखिए इसमें ना 2 बातें होती हैं। जनरली क्या होता है कि ऐसा नहीं कि वो हैंडल नहीं कर पाते। हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, सीक्रेट एजेंसीज हैं, वो बहुत कॉम्पिटेंट है और वो सारे काम कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और वो उसकी खूबसूरती भी है कि इतना बड़ा हमारा देश है, तो उस केसेस बहुत है हमारे पास। तो कई बार क्या होता है कि मैन पावर की शॉर्टेज भी होती है एजेंसीज के पास, या कोई अर्जेंट केस आ गया, उसमें आप अपने ऑफिसर्स को नहीं लगा सकते किसी केस में। जैसे कई बार केस ऐसे आता है कि भाई
3 दिन के बाद सीबीआई को किसी कोर्ट से एक पर्सन की रिमांड मिलने वाली है या अरेस्ट वारंट मिलने वाला है, लेकिन उनको पता है कि ये बंदा कल को भाग सकता है। ओके, ठीक है। अब वो उसका कोर्ट उसका वो भी नहीं, पासपोर्ट भी जब्त नहीं कर रही है, पासपोर्ट भी जमा नहीं करा रही है, क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है, तो उसका वकील भी फाइट कर रहा है। तो कई बार जो सरकारी कंपनी है, सरकारी एजेंसी है, वो हमें हायर करती है बाहर से कि आप इसके ऊपर निगरानी रखो। तो हम उसके ऊपर निगरानी रखते हैं 3 दिन के लिए। तो जब उनको अरेस्ट वारंट मिल जाता है, हम उनकी लोकेशन बताते हैं कि यहाँ पे है, तो उसको अरेस्ट कर लेते हैं। कभी सर ऐसा तो कोई केस हाँ, इस तरीके के केसेस करते हैं, तो जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा शेयर करना हाँ दिक्कत होगी। तो लेकिन इस तरीके के केसेस हम अक्सर क्राइम ब्रांच के साथ, सीबीआई के साथ और जो एजेंसीज हैं, जो स्टेट लेवल की एजेंसीज हैं, उनके साथ हम काम करते हैं जब भी ज़रूरत पड़ती है। तो सर कभी ना ऐसा हुआ है आपके साथ कि जैसे आप किसी का केस, मतलब आपके पास केस आया, आप जासूसी कर रहे हो किसी की, उसने आपको पकड़ लिया हो, ऐसा कभी हुआ आज तक? नहीं, ऐसा कभी नहीं अब तक कभी नहीं हुआ। उसका कारण है, उसका कारण क्या है कि एक जासूस जब कोई इन्वेस्टिगेशन करता है, फील्ड एजेंट जो काम करता है, तो वो 3 चीज़ों का ख्याल रखता है। वो पहला ये ख्याल रखता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है, वो इस बात का ख्याल रखता है कि जो सामने वाला बंदा है वो उसको तो नहीं देख रहा, या उसको डाउट तो नहीं हो रहा, या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही जिससे कि सामने वाले को पता चले कि हाँ उसकी जासूसी हो रही है। तो हम सबसे पहले इस बात का ख्याल रखते हैं। दूसरा, हम ख्याल रखते हैं कि आस पड़ोस के लोग, इधर उधर के लोग, जो रास्ते में चलने वाले लोग हैं, वो क्या देख रहे हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं। और तीसरा, हमें अपने आप को पुलिस से और सरकारी एजेंसी से भी अपने आप को बचाना पड़ता है। तो सर काफ़ी मेहनत लगती होगी इसमें। हाँ, इसमें पूरी, मैंने जैसे पहले बोला था कि पूरा रिसर्च होता है इसके अंदर, कि कहाँ से कैसे कैसे हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। रोड मैप होता है पूरा। प्लानिंग, हाँ, रोड मैप होता है कि माइलस्टोन होते हैं कि हम ये अचीव करेंगे तो फिर इससे ऐसे आगे बढ़ेंगे, फिर ये अचीव करेंगे तो फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे माइलस्टोन पूरे होते जाते हैं, वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो इंफॉर्मेशन गैदर करने के माइलस्टोन होते हैं। तो सर क्या क्या मतलब सिखाते हैं आप अपनी टीम को, या फिर आपने क्या क्या सीखा जिसको मतलब कहीं ना कहीं आप यूज़ करते हैं उसे, तो क्या क्या सीखते हैं वैसे, अगर आप बताना चाहें तो हमारे दर्शकों को? तो जनरली इसमें क्या होता है कि एक तो ये होता है कि भाई आप ऑनेस्ट होने चाहिए। तो ऑनेस्टी आपको, हालांकि ये तो अंदर होती है अपने, लेकिन उसको और उभारना भी ज़रूरी है कि भाई कई बार क्या होता है, लोग गलती कर देते हैं, तो गलती ना हो उसके लिए उनको ट्रेंड भी करना पड़ता है कि भाई आपको ऑनेस्ट रहना है। आपके पास ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। ठीक है। तो अगर किसी को पता चल रहा है, जैसे मैंने अभी बोला कि भाई सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसको पता तो नहीं चल रहा, तो अगर उसको पता नहीं चलेगा, उसके लिए आपको क्या क्या करना है, आपको कैसे कपड़े पहनने हैं, आपको किस वेशभूषा में जाना है, आपने कैसा अपना चेहरा बनाना है, कैसा आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि एक केस को सक्सेस मिल सके। तो ये सारी बेसिक जो ट्रेनिंग्स होती हैं जी, जब हम इंटर्नशिप होती है, अपना ऑनबोर्डिंग होती है किसी पर्सन की, जो फील्ड एजेंट है या बनना चाहता है, तो उसको हम ये धीरे 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 करके सारी चीज़ें सिखाते हैं, 1 by 1 करके। सर आजकल ना सोशल मीडिया का ज़माना है, और जब से सोशल मीडिया आया है तब से हम देखने में हमें मिल रहा है कि लोग एक दूसरे को धोखा बहुत ज़्यादा देते हैं, क्योंकि सर सोशल मीडिया में लोग ना अपनी गलती छुपा लेते हैं बहुत जल्दी। तो फोटो डिलीट कर दी, प्राइवेट कर दी, हाइड कर दी, अनफॉलो कर दिया, लेकिन तब भी कॉलिंग पर कहीं ना कहीं बात चल रही है। तो जैसे सर अगर आज सोशल मीडिया पे है, कई आज यहाँ पर हमें ना कुछ शादीशुदा लोग देख रहे होंगे, कुछ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स देख रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं कई बार उन्हें अपनी पत्नी पर या पति पर या फिर गर्लफ्रेंड पर या बॉयफ्रेंड पर शक हो जाता है, बट वो सोशल मीडिया से उसे पकड़ नहीं पाते। तो सर सोशल मीडिया से छुपाना बहुत आसान है अपने आप को आज। तो सर आप कैसे उसे जो है पकड़ते हैं कि अगर सोशल मीडिया पे उसने सब कुछ छुपा भी दिया, तो आप सोशल मीडिया से कैसे उसे मतलब पकड़ सकते हैं? देखिए, सोशल मीडिया हमारा एक टूल है, आपके लिए एक टूल है, ठीक है, उसको ट्रैक करने का, लेकिन ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन नहीं है। हम कोई सोशल मीडिया के भरोसे नहीं बैठे कि सोशल मीडिया पे वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फोटो डालेगा, हमें पता चल जाएगा। तो ये तो एक आम इंसान भी कर सकता है, जो हमारे पास आया है वो भी बंदा कर सकता है। तो फिर हमारा क्या फ़ायदा हुआ, हमारे पास क्यों आएगा? तो हम उससे अलग हट के काम करेंगे, हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे। हम ये सोचेंगे कि वो ऐसा क्या करेगा जिससे कि उसके पार्टनर को पता ना चले। हम वहाँ पे डिग करेंगे, वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। हम क्लाइंट के हिसाब से नहीं सोचेंगे, अपने हिसाब से हम अपने हिसाब से भी नहीं सोचेंगे, हम उसके हिसाब से सोचेंगे जिसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि वो क्या सोच रहा हो सकता है, वो अपने आप को छुपाने के लिए क्या करेगा।
लेट्स सपोज उसमें हम अपने आप को रख के देखते हैं कि अगर हमें एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाना है और अपनी वाइफ से या अपनी गर्लफ्रेंड से या अपने पार्टनर से छुपाना है, तो हम क्या क्या चीज़ें करेंगे। वो जो हमारे पास केस आया है उसका मतलब सोशल स्टेटस क्या है, कहाँ रहता है वो बंदा, किस तरीके का काम करता है, उस हिसाब से अगर हम सोच के देखेंगे तो हमें पता चलेगा, एक क्लियर पिक्चर हमें मिलेगी कि वो कहाँ कहाँ पे अपने आप को हाइड कर सकता है। तो वहीं पे हम डिग करेंगे, वहीं पे हम इंफॉर्मेशन जुटाएंगे जिससे कि हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सर आजकल जैसे आपने बताया सर, आजकल ना साइबर क्राइम के अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, गर्ल्स के ऊपर, बॉयज़ के ऊपर, उनकी न्यूड पिक्चर्स, न्यूड वीडियो या फिर रिकॉर्डिंग करके या फिर उन्हें वीडियो कॉल करके, तो फिर उन्हें बाद में वो फंसाते हैं या फिर बाद में उन्हें कहीं ना कहीं कहते हैं कि पैसे दो, और कई बार उनको काफ़ी पैसे देने पड़ जाते हैं। समाज में बेइज्जती का डर होता है कि कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। और आजकल सर एआई इतना आ गया है कि जैसे मतलब एआई को यूज़ करके किसी के भी कुछ भी लोग बना के डाल देते हैं। तो आज सर ये ना बहुत ज़्यादा चल रहा है इस समय, और इसमें से ज़्यादातर लोग आज बहुत परेशान रहते हैं कई बार। तो हमारे सर ऑडियंस को आप बताइए कि अगर किसी के साथ साइबर अटैक हो जाता है, उसे कोई परेशान कर रहा है, कोई ऐसे उसे जो है कहीं ना कहीं उसे मतलब वो कर रहा है कि पैसे दो हमें, तो सर वो कैसे बच सकता है इन चीज़ों से? तो मैं डायरेक्ट आपकी ऑडियंस से बात करना चाहूँगा इसमें। तो इसमें दो बातें हैं, आपके साथ अटैक हो गया, आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो गया जिसकी वजह से आप फील कर रहे हो कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है या साइबर क्राइम हुआ है। दूसरा है कि अभी कुछ हुआ नहीं है। तो पहले हम ये बात करते हैं कि हुआ नहीं है, तो होता क्यों है? तो होता 3 वजह से है। एक तो आपका लालच होता है, जब आप किसी चीज़ के अंदर लालच में आ जाते हैं तो लालच की वजह से आप साइबर क्राइम के शिकार बनते हैं। दूसरा कारण होता है कि आप डर जाते हैं। अगर आप लालच में आ गए और आप साइबर क्रिमिनल के चक्कर में आ गए, उसके बाद डरते हो आप उनसे, उन्होंने कोई आपकी पॉर्न बना ली, वीडियो बना ली, या हो सकता है आप ही ने सेंड कर दी उनको, या आपने किसी के साथ फोन कर लिया, आप न्यूड हो गए, सामने एक सुंदर सी लड़की है, न्यूड है, तो उसने आपको लालच दिया कि तुम भी न्यूड होके हम वर्चुअल सेक्स करते हैं, तो वो उस तरीके से करने लग गया। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने आपका जो स्क्रीन रिकॉर्ड कर ली और बाद में आपको ब्लैकमेल करने लगे। तो एक तो लालच की वजह से फंसे आप, दूसरा आप जब फंसोगे तो डर की वजह से फंसोगे, तो डर जो है वो नहीं करना है उस समय। तीसरा जो है, आप लापरवाही की वजह से फंसोगे। कई बार हमारे पास कोई वीडियो कॉल आती है तो कई बार हमें समझ नहीं आता कि ये वीडियो कॉल है, हम कई बार अनजाने में उठा लेते हैं कॉल। तो हम उठाते हैं, जैसे ही हम देखें कि ये वीडियो कॉल है तो हमारा फर्ज बनता है हम काट दें उसको। लेकिन जब हम काटते नहीं, उससे बात करते रहते, तो हो सकता है वो हमारा डीप फेक बना करके, एआई लगा करके उसके ऊपर, तो वो हमारा फोटो वगैरह लेकर के कोई न्यूड पिक्चर लगा दें और बाद में हमें ब्लैकमेल करें। अगर तो, सर ऐसा ना, मैं ऐसा रोकना चाहूँगा आपको थोड़ा सा यहाँ पर, अगर सर किसी के साथ हो गया ऐसा, अब बेचारा क्या करे वो? हाँ, मैं वही बता रहा था। तो 3 चीजें हैं, ठीक है, फंसना नहीं है, ठीक है। दूसरा, जितनी आप नॉलेज शेयर करोगे, जैसे ये पॉडकास्ट चल रहा है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो लोगों को चाहिए कि अगर हम इसमें कोई अच्छी जानकारी दे रहे हैं, इंफॉर्मेटिव हम कोई जानकारी दे रहे हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल पाए। दूसरा क्या होता है कि जब किसी के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है तो वो दूसरे को बताता नहीं है। क्यों? उसलिए बताता नहीं क्योंकि उसको लगता है कि उसकी बेइज्जती हो जाएगी, उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। जबकि ये सिर्फ रेपुटेशन का सवाल नहीं है, ये लाइफ का सवाल है। क्योंकि जो साइबर क्रिमिनल है वो आपसे कुछ 1000 रुपया लेके ही नहीं रुकेगा, वो आपको बर्बाद करके रुकेगा। एक बार आपने उसको पैसा दे दिया, क्योंकि वो स्टार्ट करते हैं 500 रुपए से, 200 रुपए से, 100 रुपए से, इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। उनका ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि एक बार अगर कोई न्यूड वीडियो या ऐसा कुछ बन गया तो वो आपसे छोटा पैसा मांगेंगे। वो आपका डर देखेंगे कि आप डरते हो या नहीं डरते। आपने पैसा दे दिया तो इसका मतलब आप डर गए, ठीक है, तो आप और पैसा दे सकते हो उसको, तो वो आपसे फिर और पैसा मांगते जाएंगे। तो डरना नहीं है, पहले डरना नहीं है। तो जिनके साथ ये इंसिडेंट हो गया, सबसे पहले वो कोशिश करें कि अपने अंदर हिम्मत जुटाएं, अपने आप से माफ़ी मांगें कि उन्होंने गलती की है, लेकिन उस गलती को छुपाने की बजाय वो अपने दोस्तों को, अपने पेरेंट्स को, या जो भी उनके वेलविशर हैं उनको जाके बताएं। और 1930 एक साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया हुआ है, तो उस पर कॉल कर सकते हैं, उसमें कंप्लेंट कर सकते हैं, और जो भी उनको कॉल कर रहा है उसको बता सकते हैं कि भाई देख, मैं डरने वाला नहीं हूँ, तूने मेरे साथ गलत किया है, ठीक है, अब मैं डरूंगा नहीं इसके लिए, तू चाहे मर्जी कुछ मर्जी कर ले, ठीक है, वहाँ मैं तेरी पुलिस में कंप्लेंट भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ।
तो जब आप उसको इस तरीके से कॉन्फिडेंट होके बताओगे तो 99% चांस है कि वो आपका कोई वीडियो या कोई ऐसी चीज जो है वो कहीं फेसबुक पे या कहीं पे डालेगा नहीं, ठीक है। वो हो सकता है कि आप वहां से बच जाओ अगर आप कॉन्फिडेंस दिखाते हो, लेकिन जब आप कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते हो वो आपको और डराता है। तो सबसे पहले अगर आपके साथ ऐसा कोई क्राइम हो गया तो आपको डरना नहीं है, ठीक है। आपको खुल के बात करनी है, आपको रिपोर्ट करना है उसको, क्योंकि जितनी ज्यादा रिपोर्ट होगी गवर्नमेंट उतना अवेयर होगी और उसके ऊपर और लॉ सख्त होगा, ठीक है। और आप अपने पेरेंट्स को बताओगे तो आप गिल्ट फील नहीं करोगे। कम से कम आप कल को बहुत सारे लोग हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, मतलब जिनके साथ इस तरीके के क्राइम हुए वो लालच की वजह से, डर की वजह से फंस गए, वो फिर उन्होंने सुसाइड भी कर लिया। तो बहुत सारे ऐसे मतलब हज़ारों बच्चे आपको मिलेंगे जिन्होंने इंडिया में पिछले 5-7 साल में सुसाइड किए होंगे। तो वो इसलिए किए क्योंकि वो किसी को बता नहीं पाए अपनी प्रॉब्लम। उनको लगा कि हम प्रॉब्लम बताएंगे तो लोग हम पे हंसेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि भाई आपकी जान से ज़्यादा तो कुछ नहीं है। अगर आप अपनी गलती मान लोगे, अपने पेरेंट्स को बता दोगे, तो हो सकता है थोड़ा बहुत वो आपको डांटे भी, और क्योंकि आपने डांट वाला काम किया है तो डांट भी देंगे, तो बट एंड ऑफ द डे आपको गले लगाएंगे कि ठीक है आपने हिम्मत करके ये बात की, और आप दूसरों के लिए लेसन भी बन जाओगे, दूसरे के लिए एक एग्जाम्पल भी बन जाओगे कि आपके साथ ऐसे हुआ, बल्कि आप लोगों को बताओ कि मेरे साथ ऐसे हुआ, आपके साथ ऐसे ना हो। तो इसलिए आपको ये करना चाहिए क्योंकि आप उस प्रॉब्लम से निकल चुके हो या उस प्रॉब्लम में हो, तो आप लोगों की हेल्प कर सकते हो। जितना ये स्प्रेड करोगे आप, उतना ज़्यादा आप लोगों को हेल्प कर पाओगे। हम बात कर रहे हैं जासूसी की, हम बात कर रहे हैं कि जैसे शादी से पहले कई लोग करवा लेते हैं। अगर बहुत सारे लोग ना जब शादी करते हैं तो उनके मन में होता है कि यार जब हम अभी से, मतलब उनका कहना होता है यार अभी से हम शक कर रहे हैं अपनी पत्नी के ऊपर, होने वाली पत्नी के ऊपर, पति के ऊपर, तो कल के दिन हम कुछ भी कर सकते हैं। या फिर अगर वो किसी को बताते हैं कि यार मैं तो उसके बारे में थोड़ा जासूसी करवा रहा हूँ या जासूसी कर रहा हूँ, तो कई बार वो कहते हैं यार तो अभी से इतना शक करने लग गया, इतना शक अच्छा नहीं होता। लेकिन सर कई बार ये शक, जैसे आपने बताया कि उस केस में बच गया जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, बच्चा था, उसने घर से, घर वालों की मर्जी के बिना शादी की थी, फिर उसने झूठ छुपाया। अगर कोई शादी कर रहा है तो क्या ये सही है? क्या उसे शादी से पहले कहीं ना कहीं उसकी इन्फॉर्मेशन को जांचना परखना चाहिए? क्योंकि पुराने समय में जो बुजुर्ग हुआ करते थे वो पूरा इतिहास जानते थे, गांव वालों से पूछते थे, पता करते थे उनका जो उनका मतलब उनका नानी का घर कहाँ है, उनका घर कहाँ है, ये कहाँ रहते हैं, कैसा व्यवहार है गाँव में, गाँव है वहाँ इनका कैसा व्यवहार है। लेकिन सर आज ऐसा नहीं होता। आज शादी से पहले ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं, फिर बातचीत होती है, और कई बार बैकग्राउंड पता ना होने के कारण शादी के बाद फिर डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है। तो सर क्या शादी से पहले हर किसी को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि मैं जिससे शादी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या वो मेरे लिए सही है या नहीं है? जैसे आपने पहले बताया कि आप देखो कि आपके थॉट एक दूसरे से मैच हो रहे नहीं हो रहे हैं, आप क्या चाहते हो उससे, तो सर क्या ये कराना ज़रूरी है? देखिए, अगर हम इसको इस तरीके से बात करें कि जब हम शादी के लिए किसी से मिलते हैं तो हम उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। हम उससे उसके ख़ानदान के बारे में पूछते हैं, उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं, उसकी इनकम या उसके स्टेटस के बारे में पूछते हैं, उसकी हॉबीज़ के बारे में पूछते हैं। तो इस तरीके की छोटी छोटी बहुत सारी बातें होती हैं जो हम जानना चाहते हैं, और सामने वाला खुशी खुशी हमसे शेयर भी करता है। तो वो भी एक तरीके की इंक्वायरी है उसके लिहाज से, गलत ठीक नहीं है। इसमें हाँ, मैं वहीं पे आ रहा हूँ कि जब हम उससे सामने से पूछते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि थोड़ी और बातें पूछनी है। और जो बातें हमने पूछी है उसको किसी प्रोफेशनल से वेरीफाई कराना है, वैलिडेट कराना है कि जो इसने बताया है वो सही है या नहीं है, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी है। ये बात नहीं है कि हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि जो इसने बताया वो सही है या नहीं है। अगर ये सही नहीं है तो कल को हमारी जब लाइफ में ये आ जाएगा तो कोई पोस्ट मैट्रिमोनियल का केस तो नहीं हो जाएगा। मान लो एक लड़की हमारी लाइफ में आती है, तो अभी बहुत सारे ऐसे केसेस हम देखने को, बहुत सारे लोग हाँ जी, होता है कि कुछ आपके साथ क्राइम हो गया, या अभी जयपुर का एक केस आया था, पुलिस ने उसको लड़की को पकड़ा जिसने पहले से 2-3 शादियां ऐसे की थी और पैसे हेंठ लिए थे। क्योंकि लड़कियों को अभी पता है डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दो, आप डॉरी का केस कर दो, तो आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो मतलब एक हमारे हिंदुस्तान में माइंडसेट बना हुआ है कि लड़की शादी करेगी लड़के से, अगर वो अलग होगी तो कुछ ले दे के ही अलग होगी, वो ऐसे ही अलग नहीं हो जाएगी, ऐसे ही डिवोर्स नहीं हो जाएगा। तो कुछ लोगों ने इसको अपना धंधा बना लिया है, ठीक है ना।
तो उनसे बचने के लिए आपको क्या पता कि वो लड़की फ्रॉड नहीं है जिससे आप शादी करने वाले हो, या वो लड़का फ्रॉड नहीं है। तो लड़के भी फ्रॉड कर रहे हैं, लड़कियां भी फ्रॉड कर रही हैं। तो आपको उस फ्रॉड से बचना है। आप अपने लिए इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हो, आप सामने वाले को कुछ हार्म नहीं कर रहे हो, आप उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, आप अपनी लाइफ को सेव कर रहे हो। तो अपनी लाइफ को सेव करने का तो सबको अधिकार है। अब बैंक में आप जाते हो लोन लेने के लिए, वो कितनी वेरिफिकेशन करते हैं। तो क्या हम ये समझें कि वो हमारी लाइफ में झांक रहे हैं? लेकिन क्योंकि वो हमें पैसा दे रहे हैं, हमें पर्सनल लोन दे रहे हैं या क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं या होम लोन दे रहे हैं, तो वो हमारे बारे में पूरा जानने की कोशिश करते हैं कि हम कौन है। पड़ोसियों से भी जाके पूछते हैं हमारे बारे में, हमारी सिबिल रिपोर्ट भी देखते हैं वो, ठीक है, हमसे भी पूछते हैं, KYC भी लेते हैं। तो वो क्यों लेते हैं? ताकि उनको ये भरोसा हो सके कि हाँ आप उनको जो पेमेंट है उनकी रीपे करोगे टाइम पे, अब उनके साथ कुछ गलत नहीं करोगे, उनके पैसे नहीं मारोगे। तो ये तो 1-2 साल की बात होगी, कुछ पैसों की बात होगी। यहाँ पे हम लाइफ बांटने की बात कर रहे हैं, लाइफ की बात कर रहे हैं। तो जब हम लाइफ की बात करेंगे तो हम उसके लिए इंटेलिजेंस गैदर क्यों नहीं कर सकते? तो वो हमारा अधिकार है, कोई भी हमसे ये अधिकार छीन नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि जो भी शादी कर रहा है, चाहे वो अपनी जान पहचान में शादी कर रहा है, चाहे लव अफेयर में शादी कर रहा है, चाहे वो अरेंज मैरिज कर रहा है प्योरली, तो सबको एक बार जांच जरूर करानी चाहिए जो सामने वाला बता रहा है आपको। कुछ पॉइंट्स अगर आप बताना चाहें तो, जैसे कुछ पॉइंट्स में वो अगर खुद चाहे कि मैं सर वो खुद भी करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि कैसे मैं नोटिस कर सकता हूँ। हाँ, तो मैं तो जैसे पहले भी बताया कि सबसे पहले आप सामने वाले से खुल के बात करो, ट्रांसपेरेंसी से बात करो। कई पेरेंट्स मेरे पास आते हैं जिनको अपने बच्चों की शादियां करनी होती है, तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई एक फ़ाइल बनाओ आप। फाइल में आप जो आपके बच्चे के डॉक्यूमेंट है, जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है वो भी, आधार, पैन, ये वो सब, मेडिकल रिपोर्ट खास करके, पूरी बॉडी की स्कैनिंग हो, पूरी मेडिकल रिपोर्ट हो कि कोई बीमारी तो नहीं, अगर है वो भी बताओ। तो पूरी एक 10, 20, 50 पेज की एक रिपोर्ट आप तैयार करो, एक फ़ाइल तैयार करो, और उसके अंदर एक आप पर्टिकुलर लिखो कि भाई इस फाइल में ये पेपर्स हैं, ठीक है। वो लिस्ट जो है वो सामने वाले को दो, उनको कहो कि अपनी भी फाइल तुम तैयार करो, ये ठीक है ना। तो उसके अंदर ब्लड ग्रुप भी आ गया, उसके अंदर HIV का टेस्ट भी आ गया, उसके अंदर पूरी मेडिकल हिस्ट्री भी आ गई, ठीक है, सब चीज़ें आ गई उसके अंदर, उनकी इनकम भी आ गई, बैंक स्टेटमेंट भी आ गई, सब कुछ आ गया। तो आप वो लड़की की भी तैयार हो, लड़के की भी तैयार हो, तो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लें वो, तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगी। अगर कोई ना माने तो फिर ना माने तो ठीक है, मैं इसमें तो पेरेंट्स कहते नहीं ये तो हम नहीं देना चाहते, मतलब उनकी तो लेना चाह रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देना चाह रहे, तो फिर तो बात बनेगी नहीं ना। अगर आप चाहते हो कि सामने वाली की इंफॉर्मेशन तो आपको पूरी मिल जाए, लेकिन आप अपनी इंफॉर्मेशन कुछ शेयर ना करो, तो बात कैसे बनेगी? तो सामने वाले को भी तो अधिकार है ना आपके बारे में जानने का, सामने वाला भी तो कंफर्टेबल होना चाहता है ना आपके बारे में। कई बार लोग बोलते हैं कि ये तो अभी से इतना जासूसी करने लग गया, नहीं, इतनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इसमें जासूसी करने जैसी बात नहीं है, वो तो ट्रांसपेरेंसी वाली बात है, जो बाद में आपको सरप्राइज ना मिले। आपको पहले सारा कुछ आपको उनके साथ डिस्कस करना है, उसके साथ पहले से सारी चीज़ें आपने तय करके चलनी है, सो दैट कल को आपको ये ना पता चले। कई बार मेरे पास केसेस आते हैं, यहाँ पे लड़की आके कहती है जी मेरे को तो मेरा पति का पता ही नहीं कि वो करता क्या है, किस ऑफिस में जाता है मुझे पता नहीं, मेरे माँ बाप ने कहा तो मैंने शादी कर ली। ऐसे बहुत से किस्से होते हैं। यहाँ पे लड़कियों को अपने पति के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, या हस्बैंड को अपनी पत्नी की जॉब का पता नहीं होता कि ये जॉब करती क्या है आखिर, जाती कहाँ है, और पैसा कहाँ जाता है इसका, कौन से अकाउंट में पैसा डालती है, ये अपने माँ बाप को देती है, मुझे देती है, क्या करती है, उनको पता ही नहीं है। फैक्ट आ जाता है बीच में। हाँ, तो मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें ये अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि अगर हमें शादी करनी है तो हमें ये लाइफ लॉन्ग का रिलेशनशिप है, ये एक दिन का रिलेशनशिप नहीं है। इसके लिए हमें सीरियस होना पड़ेगा। जैसे हम ज्योतिष के पास जाते हैं, जैसे हम अपनी कुंडली दिखाते हैं, जैसे हम पंडित से शादी की डेट निकलवाते हैं, या इस तरीके की चीज़ें करते हैं, या अच्छा हॉल बुक करते हैं, तो उसमें आपको एक एक्स अमाउंट प्राइवेट डिटेक्टिव के लिए भी रखना चाहिए कि हमने उनसे इसकी जांच पड़ताल करानी है बेसिकली। तो सर मतलब जब कोई धोखा देता है एक दूसरे को, पति या पत्नी या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, तो कुछ सिग्नल्स ऐसे जो लगे लोगों को यार ये तो मेरे साथ भी हो रहा है, ऐसा तो रोज ही हो रहा है मेरे साथ। तो इसमें जनरली क्या होता है कि जैसे दो लोगों की शादी हो गई,
तो शादी के कुछ समय तक तो कई बार सही चलता है, ज़्यादातर केसेस में सही चलता है, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, लेकिन धीरे धीरे कई बारी पैटर्न जो लड़के या लड़की का चेंज होने लगता है। तो सबसे पहले तो हमें, जो मान लो कोई इस पॉडकास्ट को कोई लेडी देख रही है, तो वो अपने पति के बारे में जानना चाहती है कि उसका कोई अफेयर तो नहीं है, कुछ तो नहीं है, वो सिर्फ खुद से जज करना चाहती है। तो वो कैसे जज कर सकती है कि पति का पैटर्न तो नहीं चेंज हुआ, आने जाने का टाइम तो नहीं चेंज किया। व्यवहार की बाद में बात आता हूँ मैं। आने जाने का पैटर्न हो रहा है, आने जाने का पैटर्न है कि सुबह जल्दी निकल जाते हैं, शाम को ज्यादा लेट आते हैं। पहले ऐसा नहीं था। अच्छा, पहले ऐसा नहीं था, अब है, पहले ऐसा नहीं था। तो एक चीज तो वो हो गई। दूसरा, आपके साथ उनका व्यवहार कैसा है। पहले नॉर्मल व्यवहार था, अभी या तो बहुत सॉफ्ट हो गए हैं आपके प्रति, या बहुत लापरवाह हो गए हैं, या बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं आपके प्रति, कि आपकी हर बात में नुक्स निकालते हैं, खाने में नुक्स निकालते हैं, आपके कपड़े पहनने पे भी आपको टोकते हैं, या आपको हिमुलेट करते हैं कि भाई आप तो ऐसे नहीं हो, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। तो कंपैरिजन करते हैं किसी के साथ में। तो वहाँ पे आपको पता चलना चाहिए कि इनका कोई अफेयर तो नहीं है, यहाँ पे ये अपना टाइम डाइवर्ट कर रहे हैं। तीसरा ये हो सकता है कि फिजिकल रिलेशन आपके साथ पहले अच्छे थे, अब अच्छे नहीं है। अब अगर आप भी पहल करते हो तो इनकी तरफ से पहल नहीं होती है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। और एक फाइनेंशियल जो एक पार्ट है कि फाइनेंस पहले आपको पता होता था कि, लेकिन अब पता नहीं है उनका फाइनेंस कहाँ जा रहा है, जो पैसा कमा रहे हैं वो कितना कमा रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं, वो छुपाने लगे हैं। और एक लास्ट पॉइंट है जिसमें कई बार हम सभी लोग ऑलमोस्ट सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, मोबाइल तो यूज़ करते ही हैं। तो मोबाइल में पहले लॉक नहीं लगा होता था, अब लॉक लगना शुरू हो गया। और अब क्या हो गया कि बाथरूम में भी जाते तो अपना मोबाइल साथ में लेके जाते हैं, बाहर छोड़ते हैं। ये 4-5 सिग्नल्स हैं जो ये इशारा करते हैं कि हस्बैंड का या वाइफ का अफेयर चल रहा है। सर, मेरा अगला सवाल आपसे, आजकल सर ना डिवोर्स के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं सर। बड़े बड़े क्रिकेटरों के भी सर जो है डिवोर्स हो जा रहे हैं। 2-2, 3-3 साल साड़ी चल रही है, फिर वो अच्छा खासा अपना पैसा लेके निकल लेते हैं उनके पार्टनर। तो सर ये पहले भी होता था, बट अभी सर ये जब इतने बड़े बड़े पैसे वाले लोगों के साथ ये चीज़ें होने लगी हैं, तो कई बार लगता है कि ये शायद पैसे की वजह से नहीं हो रहा, या तो ये अंडरस्टैंडिंग का जो फ़र्क है उस चक्कर से हो रहा है। और सर कई बार ना डिवोर्स, कई बार लोग, जैसे आपने कहा कि कई लोगों ने इसको अपना बिजनेस बना लिया है कि शादी करो डिवोर्स लो। जैसे आपने कहा कि राजस्थान में वो जो 2-3 शादी ऑलरेडी कर चुकी थी, पकड़ लिया पुलिस ने उसको। तो सर कई बार ना ये आदमियों के साथ, कई बार आज अभी हाल ही में कुछ ऐसे केसेस निकल के आए सोशल मीडिया पे, भले ही आप कुंवारा रह लेना लेकिन शादी मत करना, और शादी कर भी रहे हो तो पहले एग्रीमेंट बनवा लेना। तो ये लड़कों का बहुत बड़ा दर्द है, जो लड़कियों के लिए लॉ बने हुए हैं उसका कई बार मिसयूज हो जाता है हमारे ऊपर। कोई प्रूफ नहीं है, ना हमने मारा ना हमने पीटा, बस उसने खाली केस लगा दिया कि इसने मेरे साथ ऐसा किया या दहेज की बात की, और पुलिस ने उसे सच मान लिया। तो उसमें क्या होता है कि लॉ की वजह से जो इंसान, जो आदमी होता है, जो ना तो वो अपने अधिकारों को जान पाता है और ना ही उसके लिए कोई अधिकार काम करता है ऐसे केसेस के ऊपर। जो कि पहले बहुत होता था कि महिलाओं को मारा पीटा जाता था, तो ये लॉ बनाया गया था। अब सर इसका कई बार मिसयूज भी होने लगा है। कई बार ऐसे बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं कि कभी यहाँ इसको यहाँ पकड़, इस लड़की को पकड़ लिया, वहाँ पकड़ लिया, जैसे आपने कहा कि 2-3 शादी करने वाले को पकड़ लिया। तो कई बार से इसको ना धंधा बना लिया। तो सर अगर किसी की शादी हो चुकी है और वो शादी से पहले ही इस चीज़ को लेकर डर रहा है कि यार मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, तो सर ये डिवोर्स से वो कैसे बच सकता है? और वो जो नियम हैं जो लड़की के खिलाफ, एक वुमेन के खिलाफ बने हुए हैं, उसके ऊपर जब वो इस्तेमाल होते हैं उसको बड़ी दिक्कत होती है। घर वालों के साथ बड़ा टॉर्चर होता है, पुलिस वाले कई बार टॉर्चर भी कर देते हैं कई बार, क्योंकि वो यकीन नहीं करते कि ये लड़का सच बोल रहा है या लड़की सच बोल रही है, वो सोचते हैं लड़की ही सच बोल रही है। तो सर ये थोड़ा सा ना मतलब ऐसा सवाल है कि जिसमें कई महिलाओं को चोट लग सकती है और कई पुरुषों को लगेगा कि ये सवाल तो सर हमारे लिए आपने पूछा है। तो सर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालिए कि अगर इससे किसी को बचना है तो क्या शादी से पहले एग्रीमेंट करा लेना चाहिए? अगर किसी की डिवोर्स की नौबत आ गई है अब वो बेचारा क्या करे? हमारा हिंदुस्तान 2 पार्ट में डिवाइड है एक किस्म से। एक है जो रूरल एरिया में रहते हैं लोग, एक जो मेट्रो सिटीज़ में या बड़े शहरों में लोग रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखा जाए तो लॉ तो एक ही है पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन जो एप्लीकेबल होता है लॉ वो अलग अलग होता है। तो एक टाइम था जब आज से 50 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले महिलाओं के ऊपर अत्याचार बहुत होते थे। मेट्रो सिटीज़ में भी होते थे, छोटे शहरों में भी होते थे, गाँवों में भी होते थे।
अब क्या हो गया है कि इतने साल बीतने के बाद जो 498A का लॉ आया, जो डॉरी का लॉ है, डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ है, तो ये लॉ आए, इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया, इसके ऊपर केस बने, सब चीज़ें हुई, तो धीरे धीरे करके लोगों को समझ आने लग गया कि भाई जो है लड़के लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता है, आप लड़की को इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हो, आपको इक्वल राइट देने पड़ेंगे। जैसे अभी प्रॉपर्टी में भी इक्वल, उनको सालों साल लग जाते हैं कई फाइट बार करने पंचायत में ही फैसला कर लेते हैं अपना, पंचायत में फैसला कर लेते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको न्याय नहीं मिल पाता, जस्टिस नहीं मिल पाता, और अगर कोर्ट तक पहुंचती है तो वो सालों साल खींचते रहते हैं। आपको कोर्ट्स का हाल तो पता ही है, तो सालों साल तक केस चलते, तो किसी को ना जस्टिस उतना अच्छे तरीके से मिल नहीं पाता, जिसकी वजह से आज भी औरत को ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब अर्बन एरिया को ले लो, अर्बन एरिया में ये जो स्थिति है वो काफ़ी ठीक हुई है, तो अभी उतना ज़्यादा कोई डॉरी की डिमांड करता नहीं है, कोई ऐसा कोई केस देखने को मिलता नहीं कि किसी ने डिमांड की हो या कुछ ऐसा किया हो। लेकिन अब क्योंकि औरतों के पास ये हथियार आ गया है, तो इसलिए वो इसको अपना मिसयूज कर करके आदमियों को तंग कर रही हैं। तो जो पहले आदमी तंग करते थे, अब औरतें तंग करती हैं। तो सर कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि, मैं थोड़ा रोकना चाहूँगा सर आपको, कि कभी ऐसा हुआ है कि किसी ऐसा केस आपके पास आया कि औरत ने पूरा मिसयूज कर दिया और लड़के को पूरा दबा दिया उसने, कि मतलब उसके ऊपर तो ये तो रोज केस आते हैं मेरे साथ, ऑलमोस्ट रोज आके बैठते हैं जो कहते हैं जी मैं तो 3 बार सुसाइड करने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन मेरी मरने की हिम्मत नहीं हुई। जानना चाहते हैं कि उनकी वाइफ की लाइफ में क्या चल रहा है, और उनके बारे में जानना चाहते हैं, वो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं कि मैं इस सिनेरियो में क्या करूं, मेरे ऊपर इतने केस लगा दिए उन्होंने, जबकि वो ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो क्योंकि लॉ जो है वो पूरा का पूरा औरत की फेवर में है, तो वो सच्चा केस लगाए, झूठा केस लगाए, पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है उसके ऊपर, ठीक है ना। तो जब कार्रवाई करनी पड़ती है तो कोर्ट में केस चलते हैं। अब कोर्ट जब जब उसको बुलाती है आदमी को, तो उसको जाना पड़ता है, उसको अपनी कई बार जॉब भी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। और एक लॉ ये भी है कि लड़की जहाँ पे रहेगी वहाँ पे वो केस कर सकती है। लेट्स सपोज जैसे अतुल सुभाष के केस में था, वो बेंगलोर में रहता था, लेकिन उसके केस दूसरे एरिया में बहुत दूर चल रहे होते थे, तो उसके काफ़ी केस चल रहे थे जिसमें उसको मतलब हर दूसरे दिन कोर्ट डेट पे जाना पड़ रहा है, कोर्ट डेट पे जाना पड़ रहा है। तो अब वो जॉब करेगा या कोर्ट डेट पे जाएगा, ठीक है। तो जज इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते कि भाई तो केस तो लगा दिए, अब ये सच्चाई क्या है इनमें, या तो ये कोर्ट की ड्यूटी है कि उसको फटाफट एग्जामिन करे, उसके ऊपर प्रूफ उससे मंगवाए और उसके ऊपर फैसला दे अपना, या तो उसको जेल भेजे या उसको रिहा करे। यानी कि सारे गैप है एक बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा गैप है हमारी जुडिशरी सिस्टम में। यहाँ पे केसेस बहुत लंबे चलते हैं, सालों साल चलते रहते हैं, आदमी पिसता रहता है, औरत पिसती रहती है। जो इसमें नुकसान क्या होता है, उन औरतों का भी होता है जो वाकई विक्टिम होती हैं, जिनको वाकई न्याय की जरूरत होती है, उनको भी न्याय नहीं मिल पाता। तो फायदे के लिए बनाई गई चीज का नुकसान कई बार नुकसान भी औरतों को ही होता है, क्योंकि जब 95% केसेस झूठे होंगे, तो जब आप पुलिस के पास एक औरत जाती है तो पुलिस उसको भी उसी चश्मे से देखती है कि ये भी झूठी हो सकती है, तो पुलिस उसको उसी नज़रिए से देखती है, जो वकील होते हैं वो भी उसी नज़रिए से देखते हैं, जो जज है वो भी उसी नज़रिए से देखता है, तो वो केस खींचते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जस्टिस किसी को नहीं मिल पाता, ना तो लड़के को अगर वो सच्चा है, ना उस लड़की को जिसने सच्ची कंप्लेंट की है, तो उसमें दोनों लोग पिस रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जुडिशरी को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। और ऐसे बहुत से लाखों केस पेंडिंग हैं कोर्ट्स में। यहाँ पे जजेज, आप उनके बयान सुनोगे जजेज के, वो खुद कहते हैं कि भाई इतने % जो है झूठे केस हमारे पास आए हैं, यहाँ पे हमें फील हुआ है कि ये झूठे केस है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर जुडिशरी को काम करना चाहिए, जिससे कि लोगों का भला हो सके और लोगों को जस्टिस मिल सके इसमें। ओके, तो अगर कोई फंस गया सर ऐसे मामलों में, तो वो अगर आपसे चाहे कि मैं बड़ा फंस चुका हूँ, मेरे पर झूठे केस लग चुके हैं, या कोई महिला चाहे कि सर मैं बहुत फंस चुकी हूँ, मेरे पर झूठे केस लग चुके हैं, तो कैसे बच सकते? तो अभी आपने बात की थी एग्रीमेंट की, वो पॉइंट बीच में रह गया। तो लड़का जब पैदा होता है, ठीक है, वो जैसे ही जवान हुआ तो समझ लो कि वो एक डेंजर जोन में आ गया। डेंजर जोन में इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो एक लड़की से प्यार मोहब्बत करता है, दोस्ती करता है, अब लड़की की मर्जी है कि उसको आज़ाद रहने दे या उसको जेल भिजवा दे। वो उसके ऊपर रेप का इल्ज़ाम भी लगा सकती है, 354 का केस होता है, बिना प्रूफ के, बिना प्रूफ के, यस।
उसमें प्रूफ की जरूरत ही नहीं है कोई। जाके बोल दो लड़की ये अभी हम इस कमरे में बैठे हैं, लड़की है, वो कह दे कि मेरे को इस बंदे ने आंख मारी है, तो उसके ऊपर केस दर्ज हो जाएगा। जबकि हमने कुछ किया भी नहीं है। हाँ, कुछ किया और नहीं किया वो तो कोर्ट का सब्जेक्ट है, वो तो कोर्ट में आपको प्रूव करना है, उसको प्रूव करना है कि आंख मारी या नहीं मारी, और आपको प्रूव करना है कि आपने ऐसा नहीं किया। तो दोनों को प्रूव करना है, ठीक है। जनरली आपको प्रूव करना है कि आप इनोसेंट हो, ठीक है ना। तो एक बार केस तो हो गया ना आपके ऊपर, आप बदनाम तो हो गए ना। ज्यादा लोड लड़के के ऊपर है, लड़के के ऊपर ही है, लड़की के ऊपर कोई लोड नहीं है। लड़की ने तो मुंह उठा के कह दिया जाकर के कि भाई इसने मेरे साथ ऐसे किया। अब वो किया या नहीं किया वो अलग बात है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है, एक फिल्म आई थी अभी सेक्शन 375, ठीक है। ये अक्षय खन्ना की मूवी थी और बड़ी ये कोर्ट रूम ड्रामा था, और इसमें बहुत क्लियरली बहुत डिटेल में बताया गया है कि एक लड़की को जब इस तरीके की कोई रिवेंज लेने की मूड में आए तो वो क्या क्या कर सकती है। तो वो इसी के जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसी केस के ऊपर बनी हुई थी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि लड़का सेफ नहीं है आज की डेट में। लड़की जब चाहे उसको शादी से पहले जेल भेज सकती है, शादी के बाद भी जेल भेज सकती है, डॉरी का केस करके, डोमेस्टिक वायलेंस का केस करके अपना सर दीवार पे मारे वो, और कहे जी मेरे पति ने मारा है, ठीक है। पुलिस आएगी, पति को अरेस्ट कर लेगी, उसकी MLC होगी, मेडिकल जांच होगी, और अपना वो जेल चला जाएगा। मतलब पूरा कंट्रोल लड़की के हाथ में है। इसलिए लड़कों की ड्यूटी बनती है कि जब भी वो किसी लड़की के संपर्क में आए तो भैया देखभाल के आए कि भाई उनको क्या करना है। अगर उनकी इंटेंशन गलत है लड़की के प्रति तो वो इंटेंशन लड़की को पता होनी चाहिए। एमिकेबली कुछ हो रहा है, रजामंदी के साथ कुछ हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो लड़की को अगर धोखा देगा तो लड़की अगर रिवेंज में आ गई तो कुछ भी उसको बर्बाद कर सकती है, खत्म कर सकती है उसको। तो इसलिए लड़कों के ऊपर ये ज्यादा प्रेशर है। और यहाँ तक एग्रीमेंट की बात है, आप जितने मर्जी एग्रीमेंट कर लो कोर्ट के बाहर, वो कुछ कोर्ट में काम नहीं करेंगे। कोर्ट में होनी चाहिए एग्रीमेंट भी? नहीं, कोर्ट का कोई एग्रीमेंट बनता ही नहीं है ऐसा। आप एग्रीमेंट कैसे करोगे? आप दो लोग साथ में रह रहे हो, आप बीवी से लिखवा रहे हो कि ये मेरा पति कभी मेरी पिटाई नहीं करेगा, या मेरी पिटाई करेगा तो मैं कोर्ट नहीं जाऊंगी, या मैं इसके ऊपर केस नहीं करूंगी। तो ये कैसा एग्रीमेंट होगा? ऐसा मानने नहीं है, कुछ फायदा नहीं है उसका एग्रीमेंट का। तो वो कैसे कर सकते हैं? वो सिर्फ एक दूसरे को बेवकूफ बनाने वाली है। लड़का प्रेशराइज कर सकता है लड़की को कि देख मैंने तो एग्रीमेंट किया है। अगर उस लड़की को नॉलेज है लॉ की तो वो कहेगी बेटा तू बना ले एग्रीमेंट, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देख लूंगी तेरे को मैं, ठीक है ना। तो वो कंप्लेंट कर देगी तो पुलिस उस एग्रीमेंट को नहीं मानेगी। तो सर लड़के बहुत खतरे में हैं। बिल्कुल खतरे में है। मैं तो लड़कों को समझाता हूँ कि भाई लड़की के साथ इज्जत से पेश आओ, ये तुम्हारी ड्यूटी भी है, तुम्हारी जरूरत भी है, और तुम्हारा मतलब ये मतलब एक तुम्हें डरना भी चाहिए कि भाई अगर तुम रिलेशनशिप में तो सही तरीके से रहो। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, खासकर लड़कियों को और लड़कों को, इसमें किसी के प्रति हम द्वेष भावना नहीं रख रहे हैं, बिल्कुल भी। जो एक्चुअल में आज समाज में घट रहा है हम उसके बारे में बात करें। अगर लड़कियां हैं तो भैया आप मेरी बहन जैसी है ना, हमारी आप मतलब हम सम्मान करते हैं आपका, और लड़कों का भी बहुत सम्मान करते हैं कि अगर किसी के पास राइट्स हैं किसी को परेशान करने के, तो बिना किसी वजह के उसे परेशान ना करें। बहुत सारी आप पॉडकास्ट देखोगे यहाँ पे लेडी काउंसलर्स होती हैं, वो ये बात कहती हैं ओपनली कि लड़कियां आज की डेट में लड़कों को परेशान कर रही हैं। आप हिंदुस्तान की कोर्ट्स में देख लो, 376 के, 375 के, 354 के केस भरे पड़े हैं। यहाँ पे लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को इसलिए जेल भेज दिया क्योंकि लड़का थोड़ी बहुत ही उसके साथ बदतमीजी कर रहा था, या उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं था, या उसको चीट कर रहा था। तो उसने कहा ठीक है मैं तेरे को सबक सिखाती हूँ, ठीक है। या पैसों का देन लेन का कोई मामला आ गया, तो उससे क्या होता है कि जो लड़कियों के साथ गलत होता है उनको भी जस्टिस नहीं मिल पाता। दिक्कत ये है, मतलब एक मसले के चक्कर से पूरा तलाक बंदा हो गया। यस। तो उसमें क्या होता है कि सारी लड़कियों को हम एक जैसा, मतलब सभी, मैं ये नहीं कह रहा सभी केस झूठे होते हैं, सच्चे भी हैं झूठ, ठीक है, बट उन सच्चे लोगों को भी इंसाफ नहीं मिल पाता, झूठों का चक्कर छुप जाते हैं। यस यस यस। अब सर ना, जैसे अभी ये पॉडकास्ट लोग देख रहे हैं, बहुत शानदार नॉलेज सर शेयर कर रहे हैं, और सर ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब सर ये अभी हमने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट हमने बात की, और सर ये बहुत ही ज़्यादा एक जर्नल टॉपिक है जो हर किसी को, लड़का हो, लड़की हो, पति हो, पत्नी हो, सबको समझना चाहिए, और अपने अपने राइट्स सबको पता होने चाहिए, बट उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अब बहुत सारे लोग सर इस पॉडकास्ट को देखने के बाद हो सकता है अपने पत्नी की, पति की, या फिर अपने गर्लफ्रेंड की या बॉयफ्रेंड की वो जासूसी करेंगे, वो थोड़ा सा समझेंगे कि कहीं मेरे साथ कोई उल्टा सीधा तो ये नहीं कर रहा है। तो सर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये जो हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं
अगर इसका उन्होंने मिसयूज कर लिया और पकड़े गए तो हो सकता है उनकी हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तो सर आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे कि इसको एक्सपर्ट के साथ बैठकर ही करें, या फिर अगर वो कर भी रहे हैं तो किस लेवल तक वो कर सकते हैं जिससे उनके हंसते खेलते जीवन को कोई समस्या ना हो? देखिए, बात वो नहीं है कि आप जासूसी कर रहे हो या नहीं कर रहे, लेकिन आप जासूसी, ये तो हर किसी का अधिकार है अपने पार्टनर के बारे में जानने का। ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि आपको जासूसी करने की ज़रूरत क्या है, आप अपने पार्टनर से डायरेक्ट बात करो ना। अगर आपको कोई अपने पार्टनर के बारे में डाउट है तो आप दोनों बैठो, डिस्कस करो, पूछ लो। देखिए, ना तो लड़कियां बुरी हैं ना लड़के बुरे हैं। बात है। दिक्कत कहाँ पे आती है, जब उनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, या लड़के टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं लड़कियों को, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, बहुत बदतमीज लड़के होते हैं जो लड़कियों की इज्जत नहीं करते। तो लड़की कहती है फिर सबक सिखाती हूँ मैं। कुछ खुंदगी लड़कियां होती कहती है ठीक है मैं सबक सिखाती हूँ, मामला कुछ और होता है, बन कुछ और जाता है। ठीक है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि आपका जो रिलेशनशिप है, चाहे वो कैजुअल है चाहे परमानेंट है, वो क्लियर होना चाहिए एक दूसरे के माइंड में। आपकी जो लड़की साथी है उसको पता होना चाहिए स्टार्टिंग से, बिगनिंग से, कि आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप सिर्फ दोस्ती रखना चाहते हो, या आप उसके साथ फिजिकल होना चाहते हो, या उसके साथ कंपेनियनशिप चाहते हो, मेंटल, ठीक है, या आप उसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना चाहते हो, या आप उससे शादी करना चाहते हो। तो ये आप दोनों का फैसला होना चाहिए। आपका सिर्फ अकेले का आपके दिमाग में नहीं पकना चाहिए कि मेरे को लड़की को सिर्फ इस्तेमाल करना है। लड़की को पता होना चाहिए कि ये बंदा मेरे को इस्तेमाल करने वाला है, तो लड़की भी कहेगी ठीक है भैया मैं भी तेरे को इस्तेमाल कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब दोनों को ट्रांसपेरेंसी से एक दूसरे के बारे में पता होगा, एक दूसरे की ज़रूरतों का पता होगा, तो वो अपना रिलेशनशिप, चाहे वो कैजुअल है चाहे परमानेंट है, वो सही से निभा पाएंगे। लेकिन दिक्कत तब आती है जब लड़की कुछ और चाह रही होती है, लड़का कुछ और चाह रहा होता है, और उनके बीच में खुल के बात नहीं होती है। वो माइंड गेम खेलते रहते हैं एक दूसरे के साथ, और उधर लड़के का कहीं और चक्कर चल गया, लड़की का कहीं और चक्कर चल गया, दोनों कंफर्टेबल है, तो दोनों कंफर्टेबल, तो वहां पे दिक्कतें आती हैं। तो वहां मुझे लगता है कि वो सिचुएशन ना आए, जासूसी करने की नौबत ना आए, खुद ही बैठ के बात कर लो आपस में। शक मत करना, जासूसी मत करना, बैठ के बात कर लेना ट्रांसपेरेंसी से। सर ऐसा ना होना कि कोई हो गया सर अब तो जासूस बन गया सर मैं भी। नहीं, जासूस बनने में कोई दिक्कत नहीं, हर कोई अपने आप में जासूस होता है। देखो, लड़कियां तो जन्म से ही जासूस होती हैं, उनको सिक्स सेंस होती है, और मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट भी करता हूँ कि अच्छी बात है, उनकी नज़र बड़ी वो होती है उनकी। हाँ, तो वो अच्छी बात है। बट अगर आप खुद जासूस बनना चाहते हो तो आपको उसके कायदे कानून भी समझने पड़ेंगे। ठीक है, आप डॉक्टर तो आपको सलाह दे सकता है, ठीक है ना, तो आप डॉक्टर खुद तो नहीं बन सकते ना। तो जिस बंदे ने 25-30 साल काम किया या 10 साल 5 साल काम किया, वो आप काम नहीं कर पाएंगे। उसके लिए तो आपको एक्सपर्ट के पास आना ही पड़ेगा। अच्छा सर, अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे, सर मेरे को करवाना है और मैं बड़ा तकलीफ में हूँ, तो सर वो कैसे जुड़ सकता है आपसे? देखिए, अगर कोई सर्विसेज अवेल करना चाहता है, आपका मतलब है, तो वो हमारी सेल्स टीम से बात कर सकता है। मैं सर का इंस्टाग्राम का लिंक नीचे बायो में दे दूंगा और सर की वेबसाइट दे दूंगा, आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं और सेल्स टीम से बात कर सकते हैं जो भी आपका कंसर्न है। तो सेल्स टीम केस सुनेंगी आपका। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम हर केस टेकअप कर लेते हैं या ले लेते हैं। सेल्स टीम को अगर लगता है कि आपको जासूसी की ज़रूरत है, आप हमारे लिए मतलब एक ऐसा केस लेके आए हैं यहाँ पे हम आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो सेल्स टीम आपके साथ केस के ऊपर बात करेगी। अगर उनको ये लगता है कि आपको मेरी कंसल्टेशन की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मेरे साथ कंसल्टेशन बुक करने के लिए बोलेगी। तो आप मेरे साथ कंसल्टेशन बुक करें और फिर मैं आपको बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कि आपको जासूसी कराने की ज़रूरत है या नहीं है, या मैं आपको कुछ समझा सकता हूँ, आपको कुछ मैं पॉइंट्स बता सकता हूँ, कुछ गाइड कर सकता हूँ, तो वो मैं कर देता हूँ। क्योंकि सर मैंने इसलिए लोगों से कहा कि मैं सर हर बार जब भी हमारे पॉडकास्ट में कोई आता है और मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं जो सबके काम आ सकती है, तो मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों के सर्विसेज को जरूर जो है बाय करना चाहिए अगर आप चाहें तो, क्योंकि ये भी आपकी ज़िंदगी की ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा और करेंगे तो कुछ बहुत कुछ हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या वहाँ पर हो रही हैं। मेरा सर अगला क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग सर आज आपसे मिले, आपसे बातचीत की, अब सर बहुत सारे लोग चाहते हैं कि सर ये नौबत ही ना आए कि हमें अपने पार्टनर की जासूसी करानी पड़े या कभी हमारे बीच में झगड़ा हो। तो सर ऐसे ही आप 25-30 साल का आपका एक्सपीरियंस है, आप देश विदेश में हर जगह गए सर, आपने हर जगह जो है अपना काम किया है और बहुत अच्छा आपने काम किया है। तो मैंने आपके बारे में जब पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सर अगर किसी को चाहे सर मुझे ऐसी नौबत ही ना आए
कि मेरे पार्टनर के प्रति मुझे जासूसी करानी पड़े या फिर मुझे को तकलीफ आए, तो सर उसे ऐसे कौन से 3-4 पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए अपने रिलेशनशिप को हेल्दी रखने के लिए? मैं काफ़ी देशों में गया, जैसे अमेरिका में काफ़ी रहा मैं, कनाडा गया, जर्मनी गया, यूरोप के कुछ कंट्रीज़ में गया, नेपाल में भी रहा, श्रीलंका में भी रहा। तो मैंने बहुत वहाँ के लोकल लोगों से मिलता हूँ, केसेस देखता हूँ, करता हूँ। तो मेरे को एक जो कॉमन चीज़ समझ में आती है, दो इंसान के बीच में जब दो लोग आपस में जुड़ते हैं रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए, तो एक ही फैक्टर होता है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर है, वो है इमोशंस, वो है प्यार, लव। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपका इमोशनल बॉन्ड जो है इतना अगर स्ट्रांग है और आपके बीच में प्यार है, तो मुझे लगता है कि आपके बीच में कोई आ ही नहीं सकता, आपकी रिलेशनशिप खराब नहीं हो सकती। तो आप इमोशनली अपना बॉन्ड स्ट्रांग कीजिए अपने पार्टनर के साथ। आप प्यार का जो बॉन्ड है, आपका लव बॉन्ड है जो वो स्ट्रांग कीजिए। ये दोनों चीज आएगी आप अगर अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करते हो तो। रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। हाँ, तो रिस्पेक्ट जो है वो माँ बाप का काम करती है। जो इमोशन है और लव है ये उनके दोनों बच्चे हैं, आप ऐसे समझ सकते हो। तो बच्चे तभी पैदा होंगे जब माँ बाप होंगे, तो माँ बाप रिस्पेक्ट है। तो अगर रिलेशनशिप में एक दूसरे की रिस्पेक्ट है तो आपके अंदर इमोशंस भी हो सकते हैं, प्यार भी हो सकता है। अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो इमोशंस भी मुश्किल है और प्यार भी मुश्किल है। तो इसलिए अपने पार्टनर की वैल्यू कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए एक दूसरे की, उसकी कमियों की भी रिस्पेक्ट कीजिए और खूबियों की भी रिस्पेक्ट कीजिए। जनरली आप देखेंगे बहुत सारे जोक्स बने हुए हैं हस्बैंड वाइफ के ऊपर। हस्बैंड कभी जिनकी शादी 2, 4, 6 साल हो चुके होते हैं, 15 साल हो चुके हैं, तो वो कभी पार्टीज़ में मिलते हैं तो आदमी लोग अपने पत्नियों की बुराई करते रहते हैं, पत्नियां अपने पति की बुराई करती रहती हैं। कितना बुरा लगता होगा जब सुनते होंगे पीठ पीछे। तो नहीं, उनको आदत पड़ जाती है एक्चुअली सुनने की। ठीक है, तो उनको बुरा नहीं लगता है इस चीज़ का, वो कहते हैं नहीं यही रिलेशन है हमारा। तो मुझे लगता है कि ये गलत ट्रेंड है। ठीक है, तो आप दूसरे के सामने क्यों इंसल्ट कर रहे हो अपने पार्टनर की? आपको उसकी इज्जत करनी चाहिए। कमियां हर इंसान में होती हैं, तो आपका फर्ज क्या बनता है एज अ पार्टनर, उस कमियों को अगर दूर कर सकते हो आप तो आप दूर करो, बैठ के डिस्कस करो। ये नहीं है कि ठीक है आपके अंदर कमी है तो वो कमी रहेगी आपके अगर सर अंदर। पार्टनर सपोर्टिव ना हो, फिर बोले मैं तो ऐसी रहूंगी, मैं तो ऐसी रहूंगा, जो भाई आप तो अपना पार्ट निभाओ ना, सामने वाला क्या करता है वो तो बात की बात है। अगर वो थक गए निभाते निभाते फिर हाँ, तो ठीक है, फिर अलग हो जाओ। फिर तो आप अगर अलग होना चाहते हो, जो डिवोर्स का कॉन्सेप्ट बना है, डिवोर्स का कॉन्सेप्ट क्यों बना है? इसलिए बना है कि अगर बाई चांस दो ऐसे लोग मिले जो कंपैटिबल नहीं हो एक दूसरे के प्रति, तो वो अलग हो सकते हैं प्रेम के साथ। प्रेम के साथ अलग हो जाए, म्यूचुअल डिवोर्स लें और अपना नया पार्टनर तलाश करें। क्या जरूरत है एक दूसरे के ऊपर ढेर सारे केस करने की? लेकिन आगे फ्यूचर का सोच के, ऐसा ना हो कि आपने इमोशन में आके, आपने अपनी उसमें आके तो आपने नहीं डिवोर्स ले नहीं, लिया। वो तो आपको प्रैक्टिकल डिसीजन लेना वही, पड़ेगा ना। practical वो तो decision। आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, ये कोई और नहीं चला रहा है, ये आप चला रहे हो, आप लीड कर रहे हो उसको। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको अपनी लाइफ को कैसे चलाना है। आपको जब आप ये विचार करते हो कि आपके पार्टनर में क्या क्या कमियां हैं, तो आपको ये विचार करना पड़ेगा कि अगर मैं इससे अलग होता हूं या होती हूं तो मेरी लाइफ में क्या परिवर्तन आएगा। प्लानिंग के साथ होना है। प्लानिंग मतलब प्लानिंग की बात नहीं है, मतलब आपकी लाइफ में क्या कमी है। हो सकता है आप डिवोर्स लो, अगले दिन आपको कमी नजर आने मतलब अपनी लाइफ में कमी नजर आने लगे, आप उसको मिस करने लगो, फिर क्या करोगे? फिर आप दोबारा उसी से शादी करोगे। तो सोच विचार के प्रैक्टिकल होकर के आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि अगर आप थक गए हो अपने पार्टनर को समझा, हो सकता है आपके समझाने का फर्क हो सकता है जो आप समझा रहे हो वो ऐसा हो कि वो समझाने का नजरिया आपका गलत हो। कमी हमारे अंदर भी हो सकती है। कमी, हाँ, कई बार होता है कि हमारे अंदर कमी है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि गांधी जी को हम बड़ा याद करते हैं, नोट्स जो हमारे हैं उसमें भी गांधी जी छपे होते हैं, तो वो हमारे राष्ट्रपिता है एक किस्म से। ठीक है, तो गांधी जी के पास एक, जब वो अपना इस तरीके से ज्ञान देते थे, कुछ ना कुछ लोगों को गाइड करते थे, तो एक लेडी आई अपने छोटे बच्चे को लेके कि बापू इसको थोड़ा समझाओ कि ये गुड़ बहुत खाता है, चीनी बहुत खाता है, मीठा बहुत खाता है, तो इसको थोड़ा समझाओ आप। ठीक है, तो ताकि ये आपकी बात सुन करके ये चीनी वीनी खाना छोड़ दे।
तो उसने कहा ठीक है कल लेके आना इसी टाइम इसको। तो अगले दिन लेके गई, तो उसने बच्चे को बड़े प्यार से समझाया कि देखो इससे ये खराब हो सकता है, ये खराब हो सकता है, इसको मत खाओ, ठीक है। तो अब वो लेडी बड़ी हैरान हुई कि भाई ये तो बातें मैंने भी समझाई हैं इसको, और ये बात तो आप कल भी बता सकते थे जो आज बताई है, तो इसमें आपने 24 घंटे क्यों लिए। तो बापू कहते कि भाई कल तक मैं भी चीनी मीठा बहुत खाता था, ठीक है ना, मैंने 24 घंटे मीठा छोड़ के देखा कि क्या मैं छोड़ सकता हूं, तो मैंने जब छोड़ दिया मीठा तब मैं इसको समझा रहा हूं। यानी कि सर आप जो गलती कर रहे हो पहले उसको तो बंद करो, पहले उसको बंद करना पड़ेगा। कई बार आपको देखा होगा कि लोग वो ज्ञान देते हैं जब वो खुद वही गलती कर रहे होते हैं। सर हमारे गांव में बताना चाहूँगा, जैसे हमारे ना मतलब हमारे पेरेंट्स भी थे बीच में, तो मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी, या फिर हमारे आस पड़ोस भी थे। तो जैसे अब होता क्या था, एक शराबी है, वो शराबी के टुन है अपना, वो गिर रहा है, पड़ रहा है, वो कीचड़ में घुसा हुआ है, निकल के आ रहा है। अब उसको दूसरा शराबी समझा रहा है ऐसा नहीं करते हैं यार, ये बड़ी गलत बात है, और शाम को भी टुन लोगे पेड़ के बैठा हुआ है, तो वो एक दूसरे की बात इंपैक्ट नहीं करेगी, क्योंकि दोनों में से दोनों एक ही जैसे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों में से अगर मैं किसी का पति हूँ या फिर मेरी कोई पत्नी है, तो पहले मुझे भी साफ रहना पड़ेगा। हाँ, वो एक कहावत है फन्नी सी कि ज्ञान वही दे जो ज्ञानी हो, या कई लोग कहते हैं कि ज्ञान वही दे जो मुझसे ज्यादा ज्ञानी हो, ठीक है ना, तभी वो ज्ञान काम आएगा। तो एक वाइफ है या हस्बैंड है, वो अपने पार्टनर को तभी सुधार सकता है जब उसके अंदर वो कमियां नहीं हो। तो इसलिए पहले खुद को, मैंने जैसे बोला कि अगर आप शादी करने निकले हो तो पहले अपने बारे में सोचो कि आप जो है उतने कंपेटेबल हो या नहीं हो, या आप मैरिज मटेरियल हो या नहीं। जब अपने अंदर खुद झांक के देखोगे आपको 50 कमियां नजर आएंगी। क्या बात है सर, आज हमने इस पॉडकास्ट में इतनी ढेर सारी बातें की, और सर ने जो भी बताया ना बहुत प्रैक्टिकल होकर बताया, और क्योंकि सर का 25 से 30 साल का अनुभव है, सर विदेशों में, यहाँ हमारे इंडिया के अंदर मतलब जाते रहते हैं, और इनकी पूरी की पूरी अपनी टीम है। तो आपको सर ने बताया कि अगर आप कैसे जुड़ सकते हैं सर से, और ये जो बात हमने की ये अपने आप में बहुत प्रैक्टिकल बात है, और आपके जीवन में आने वाले जो बातें हैं वो हैं। अगर एक भी रिश्ते में आपने गलती कर दी, या गलती कर रहे हो, या गलती हो चुकी है आपसे, आपके पार्टनर से, तो वो आपकी ज़िंदगी तबाह कर सकती है, आपकी ज़िंदगी को नर्क बना सकती है। तो इन बातों को समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने जानने वालों को इस वीडियो को अपने सोशल सर्कल के अंदर फैला दो, क्योंकि ये हर किसी के काम आने वाली बात है। लड़का है, लड़की है, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, सबके लिए बहुत 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 ज़्यादा काम की बातें हैं। सर आखिरी मैसेज अब हमारे ऑडियंस को क्या देना चाहेंगे? तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपने करीब 1-1.5 घंटा हमें सुना होगा, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपने अपने कीमती समय में से हमें निकाल के समय दिया। तो लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपने ये पूरा पॉडकास्ट सुना होगा तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हमने ज़रूर की होगी आज बैठ करके। तो ये पॉडकास्ट आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे तो उनको भी कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी। जैसे बीच में मैंने साइबर क्राइम के लिए बोला, आज की डेट में मेरे पास भी कम से कम भी 7-8 कॉल ऐसे आते हैं जो साइबर क्राइम से जुड़े होते हैं। यहाँ पे कोई कहता है कि आपका फ़ोन जो है 2 घंटे के बाद बंद हो जाएगा, कोई कहता है जी आपका बिजली का बिल नहीं भरा हुआ, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो अलग अलग तरीके से इतने साइबर अटैक होते हैं आज की डेट में भी कि हमें फ़ोन उठाने से भी डर लगता है। तो आपको जो भी आपके पास अननोन कॉल आए तो उसको आप सोच समझ के उठाइए। हो सकता है वो साइबर ठगों की कोई चाल हो, कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिससे कि आपको लगता है कि ये वांटेड चीज़ हो रही है, तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ उसको शेयर कीजिए। या आप 1930 पे भी कॉल करके बता सकते हैं कि आपके पास ऐसी कॉल्स आ रही हैं। और अगर आपके साथ ऐसा साइबर क्राइम छोटा मोटा भी हुआ हो तो उसको रिपोर्ट ज़रूर कीजिए। जितनी ज़्यादा रिपोर्टिंग होगी हमारी सरकार उतनी सचेत होगी, हमारी सरकारी एजेंसीज उतनी सचेत होगी और उसके ऊपर काम करेगी और लॉ लेके आएगी ताकि इसको कठोर से कठोर इसके ऊपर कार्रवाई की जा सके और इसके ऊपर काम किया जा सके। तो मैं इतना ही मेरा कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने हमें टाइम दिया, इतना कीमती वक्त आपने दिया, और जो जानकारी सर आपने हमारे साथ शेयर की है ये बहुत कम लोग शेयर करते हैं। ये आप चाहते तो इसको छुपा सकते थे क्योंकि आपका डिटेक्टिव का काम है, लेकिन आपने खुल के हमारे साथ इन बातों को शेयर किया, लोगों की मदद की, उसके लिए आपका तहे दिल से उन सभी की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। और उम्मीद है कि हम जल्द, अगर आप चाहेंगे तो हम पार्ट 2 में अपने सवाल मुझे कमेंट में लिखिएगा, आप मैं पिन करके सर से दोबारा मिलकर जरूर उन सवालों को पूछूंगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।